कहानी शुरू होती है जब एक बॉस अपनी कंपनी के नए इंटर्न मंगशू को टीम से मिलवाता है। वो इस मोमेंट का फायदा उठाता है और टीम का जोश बढ़ाता है, एक नए प्रोजेक्ट लॉन्च और बोनसेस का वादा करता है। अपनी डेस्क पर बैठकर हमारा प्रोटोगोनिस्ट सपनों से भरा हुआ है। कॉलेज से अभी अभी निकला है और उसका मानना है कि मेहनत का फल मिलता है और वो जल्द ही इस कंपनी में प्रोग्रामिंग करके अमीर बन जाएगा। लेकिन सिर्फ एक हफ्ते बाद असली दुनिया का सामना होता है। वो अब रात के अंधेरे तक काम कर रहा है, किसी मशीन से कम नहीं लग रहा। थकान से लाल आंखों के साथ वो कोड की लाइंस घूरता रहता है जब तक कि वो अपने कीबोर्ड पर ही गिर नहीं जाता। हकीकत और निराशा का बोझ उसे यही सोचने पर मजबूर कर देता है कि इतनी मेहनत के बाद भी वो गरीबी से नहीं निकल पाएगा। पूरी तरह थका हुआ वो अपनी चेयर पर पीछे झुक जाता है और बस यही सोच पाता है कि काश अभी इसी वक्त दुनिया खत्म हो जाती। सोने का भी मन नहीं है क्योंकि कल फिर वही शोषण होगा। वो बस यही चाहता है कि एलियंस आएं और इस दुनिया को तबाह कर दें ताकि उसकी तकलीफ खत्म हो। तभी अचानक एक अजीब सी आवाज गूंजती है और हमारा बिलवर्ड सिस्टम प्रकट होता है, यह अनाउंस करते हुए कि परफेक्ट लाइफ सिस्टम एक्टिवेट हो गया है। यह सुनकर वो अपनी आंखें खोलता है, पूरी तरह कंफ्यूज्ड। सोचता है कि यह आवाज कहां से आई। उसके सामने एक पूरी स्टेटस विंडो थी, उसका नाम, उसके स्टैट्स और परफेक्ट लाइफ सिस्टम में उसका स्वागत। मंगशू पूरी तरह हैरान है कि यह सब क्या हो रहा है, लेकिन जैसे ही उसे एहसास होता है कि उसे एक सिस्टम मिल गया है, उसका जोश आसमान छू लेता है। वो ओवरटाइम और अपने बॉस को मन ही मन विदाई देता है, खुशी में सब कुछ हवा में उछाल देता है, यह सोचकर कि अब उसे कभी काम नहीं करना पड़ेगा। लेकिन ठीक उसी पल बाहर एक जोरदार धमाका होता है। खिड़की से झांक कर देखता है तो पता चलता है कि गैस पाइपलाइन फट गई है। उस धमाके ने सड़क पर पूरी तबाही मचा दी थी और हर तरफ ज़ॉम्बीज ही ज़ॉम्बीज थे। वो ज़ॉम्बीज लोगों पर हमला कर रहे थे और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज बर्बाद कर रहे थे। हमारा प्रोटैगनिस्ट यह सब देखकर पूरी तरह हक्का बक्का रह जाता है और फिर घबराकर पर्दा खींच लेता है। बेबस होकर वो सिस्टम की तरफ मुड़ता है और पूछता है कि इसका नाम क्या था, क्योंकि यह तो किसी परफेक्ट लाइफ जैसा बिल्कुल नहीं लग रहा। फ्लोटिंग स्क्रीन कंफर्म करती है कि यह परफेक्ट लाइफ सिस्टम ही है, लेकिन मंगशू खिड़की की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि यह तो दुनिया के आखिर जैसा दिख रहा है। इस सब के बावजूद वो शांत रहने की कोशिश करता है। तभी अचानक एक औरत अपनी पूरी ताकत से दरवाजे से टकरा जाती है। उस आवाज से वो पलटता है और देखता है कि एक खूबसूरत ज़ॉम्बी शीशे के दरवाजे पर बेरहमी से मार रही है। मंगशू को अचानक याद आता है कि उसने इस औरत को पहले एलिवेटर में देखा था और उसे खूबसूरत भी लगी थी, लेकिन अब उसकी हालत पूरी तरह बदल चुकी थी। वो एक डरावनी क्रिएचर में तब्दील हो चुकी थी। उसकी मौजूदा हालत देखकर मंगशू कहता है कि जो भी उसके बारे में सोचा था वो सब भूल जाओ। तुरंत ही सिस्टम एक नया मिशन देता है, उस औरत के साथ फ्लर्ट करो और एक परफेक्ट डेट पर जाओ। यह सुनकर हमारा प्रोटोगोनिस्ट बिल्कुल स्पीचलेस रह जाता है। फिर मंगशू ऑफिस में कुछ काम की चीजें ढूंढता है, कुछ सप्लाईज और एक पानी का जग उठाता है। बैठकर वो यह नतीजे पर पहुंचता है कि बस खड़े रहना बेकार है। मिशन करना है तो चैलेंज का सामना करना होगा ताकि समझ सके कि यह सिस्टम काम कैसे करता है। इसके साथ ही वो दरवाजे की तरफ जाता है और उसे खोलता है। जैसे ही दरवाजा खुलता है, ज़ॉम्बी अंदर गिर पड़ती है और जब वो उठने की कोशिश करती है, मंगशू उसके पास जाता है, अपना नाम बताता है और पूछता है कि क्या वो दोस्त बन सकते हैं। जब औरत कोई जवाब नहीं देती तो वो थोड़ा ऑकवर्ड होकर कहता है कि वो उसकी चुप्पी को हाँ मान लेगा। इसके बाद वो तेजी से वापस अंदर भागता है और झट से दरवाजा बंद कर लेता है। ज़ॉम्बी पूरी तरह कंफ्यूज्ड रह जाती है। वो क्रिएचर फर्श पर बैठकर यह समझने की कोशिश करती है कि अभी क्या हुआ, लेकिन थोड़ी देर बाद वो फिर से ज़ॉम्बी की तरह बिहेव करने लगती है और शीशे के दरवाजे पर सिर मारने लगती है। मंगशू सोचता है कि क्या यह बातचीत की शुरुआत मानी जाएगी। तभी सिस्टम उसकी बेकार फ्लर्टिंग पर आलोचना करता है, जिससे उसे पता चलता है कि टास्क की रेटिंग्स भी होती हैं। बुरे स्कोर के बावजूद उसे एक एट्रीब्यूट पॉइंट मिलता है और चायवेई के साथ +10 फेवरेबिलिटी मिलती है। पहले उसे लगता है कि यह रिवॉर्ड बेकार है, लेकिन फिर सोचता है कि शायद ज्यादा फेवरेबिलिटी से वो उस पर हमला करना बंद कर दे। सिस्टम एक्सप्लेन करता है कि जैसे जैसे फेवरेबिलिटी बढ़ेगी, टारगेट उसके करीब आना चाहेगी और उसकी बातें ऐसे मानेगी जैसे वो एक कपल हों। प्रोटोगोनिस्ट यह सुनकर कंफ्यूज्ड हो जाता है और सोचता है कि क्या वो अब ज़ॉम्बीज को कंट्रोल कर सकता है या फिर उसे एक ज़ॉम्बी गर्लफ्रेंड मिल गई है। जानकारी की कमी से झल्लाते हुए वो सिस्टम से शिकायत करता है कि इसमें कोई ट्यूटोरियल भी नहीं है। तो वो खुद ही सब कुछ समझने का फैसला करता है और सिस्टम को ऑर्डर देता है कि एट्रीब्यूट पॉइंट स्ट्रेंथ में लगाओ। फैसला होते ही उसे अपने अंदर एक नई सेंसेशन महसूस होती है। सिस्टम स्क्रीन कंफर्म करती है कि पॉइंट सक्सेसफुली ऐड हो गया और उसकी स्ट्रेंथ अब 11 हो गई है। एक नीला ऑरा उसे घेर लेता है और वो खुद को बहुत ताकतवर महसूस करता है।
वो डिक्लेयर करता है कि वो अपोकलिप्स के लिए तैयार है। इस पोस्ट अपोकलिप्टिक दुनिया में स्पिरिट, कॉन्स्टिट्यूशन और एजिलिटी जैसे सभी एट्रीब्यूट्स सर्वाइवल के लिए जरूरी हैं। लेकिन अभी के लिए हमारे प्रोटैगोनिस्ट को सबसे ज्यादा जरूरत है ब्रूट फोर्स की। स्ट्रेंथ में पॉइंट लगाने के बाद उसे एक अजीब सी ताकत का एहसास होता है जो पूरे जिस्म में दौड़ती है। वो ऑफिस में मिली थोड़ी बहुत सप्लाईज इकट्ठा करता है और महसूस करता है कि बाहर से मदद के बिना खाना जल्द खत्म हो जाएगा। तभी सिस्टम एक नया टास्क एक्टिवेट करता है। 17 मिनट में काम पर क्लॉक इन करो। सिस्टम आगे बताता है कि जो समय पर क्लॉक इन करेगा उसे लक की गॉडेस का आशीर्वाद मिलेगा और अच्छी किस्मत साथ रहेगी। टास्क का रिवॉर्ड है 5 एट्रीब्यूट पॉइंट्स और बॉस की नजर में आने का मौका। लेकिन वो समझता है कि टाइम क्लॉक बाहर है और मिशन पूरा करने के लिए उसे ज़ॉम्बी चाइवे के पास से गुजरना होगा। वो दरवाजे के उस पार से चाइवी को देखता है और नोटिस करता है कि उसकी उसके प्रति भूख जैसे थोड़ी कम हो गई है। उसी वक्त सिस्टम स्क्रीन पर उसके 2 करंट टास्क दिखते हैं, क्लॉक इन और औरत के साथ फ्लर्ट करो। फिर एक नोट आता है कि अगर फ्लर्टिंग मिशन में परफॉर्मेंस काफी बेहतर हुई तो उसे दोबारा इवैल्यूएट किया जा सकता है। यह नई जानकारी मिलते ही प्रोटैगोनिस्ट के दिमाग में एक शानदार आइडिया आता है। दोनों टास्क्स एक साथ पूरे किए जा सकते हैं। उसका मानना है कि ज़ॉम्बीज बोर्न से सबसे बड़ा खतरा इन्फेक्शन का है और जब तक खरोंच न लगे वो सेफ रहेगा। हालात का सामना करते हुए वो एक पेयर ऑफ सिजर्स उठाता है और मिशन के लिए तैयारी शुरू कर देता है। कागज और टेप की मदद से वो एक इम्प्रोवाइज्ड आर्मर और एक स्पीयर बनाता है, यह सोचते हुए कि परफेक्ट लाइफ सिस्टम होने के नाते यह उसे कोई इम्पॉसिबल टास्क नहीं देगा। पूरी तरह तैयार होकर हमारा प्रोटैगोनिस्ट ऑफिस का दरवाजा खोलता है। जैसे ही वो बाहर कदम रखता है, एक पूरा हॉलवे ज़ॉम्बीज से भरा हुआ है जो सब उसी की तरफ घूरने लगते हैं। बिना झिझके वो चाइवे की तरफ बढ़ता है और अपनी फीलिंग्स जाहिर करता है, उसे डेट पर चलने के लिए कहता है। वो आगे कहता है कि उसके पास न कार है न घर, लेकिन वो मेहनत करने का वादा करता है और थर्सडे को डिनर पर इनवाइट करता है। हमला बचाते बचाते हमारा हीरो सोचता है कि चीजी पिकअप लाइंस शायद एक्स्ट्रा पॉइंट्स दिलाए, लेकिन उसकी हैरानी तब होती है जब सिस्टम उसे रूड होने और ज्यादा बोलने पर लूजर कहता है और चाइवे के साथ 10 फेवरेबिलिटी पॉइंट्स कट जाते हैं। ज़ॉम्बी तब अचानक अपनी बेकाबू हालत से बाहर आती है और उसे नफरत भरी नजरों से घूरती है। औरत की इस अनोखी रिएक्शन से प्रोटैगनिस्ट पूरी तरह शर्मिंदा हो जाता है और पसीना आने लगता है। पास के एक कमरे में छिपे 2 आदमी यह नजारा देख रहे हैं और उनमें से एक पूछता है कि क्या यह आवाज मांगशू की है। दूसरा हैरान होता है कि वो चाइवे को प्रपोज क्यों कर रहा है, जबकि उसे तो मैनेजर ने पकड़ा हुआ था। हालात देखकर उनमें से एक कहता है कि मंगशू पागल हो गया है और उसे हमेशा से थोड़ा अजीब लगता था। लेकिन उनके लिए सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ज़ॉम्बी उस पर हमला नहीं कर रही। मौका देखकर मैनेजर तय करता है कि मांगशू को बुलाएगा और दूसरे आदमी को कहता है कि ध्यान खींचने के लिए शोर करे। क्लॉक इन करने के बाद हमारा हीरो वापस ऑफिस की तरफ मुड़ता है। दरवाजे से गुजरते हुए उसे दिखता है कि बाकी ऑफिसेज में भी ज़ॉम्बीज हैं और वो अफसोस करता है कि सब के सब वर्क हॉर्स बन गए। सिस्टम तब उसे नोटिफाई करता है कि टास्क स्केड्यूल से 3 मिनट पहले पूरा हो गया और उसकी रेटिंग नॉर्मल पर्सन है। उसे 5 पॉइंट्स मिलते हैं और एक वार्निंग भी कि उसका बॉस अब उस पर ज्यादा ध्यान देगा। लेकिन मंगशू को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि दुनिया वैसे भी खत्म हो रही है। पॉइंट्स से वो सिस्टम शॉप खोलता है और देखता है कि कैश, कुकीज या एनर्जी ड्रिंक्स खरीदी जा सकती हैं। उसे यह सब बेकार लगता है और सोचता है कि अपोकलिप्स के बीच में कौन 5000 पॉइंट्स कैश पर खर्च करेगा। मंगशू यह नतीजा निकालता है कि भले ही चाइवे उस पर हमला नहीं कर रही, बिल्डिंग में और भी बहुत सारे ज़ॉम्बीज हैं, इसलिए वो वापस ऑफिस जाकर अगला प्लान बनाएगा। जैसे ही वो वापस जाने की तैयारी करता है, उसे कोई उसका नाम पुकारता हुआ सुनाई देता है। मैनेजर जांग पास के एक दरवाजे पर आता है और मंगशू से कहता है कि चाइवे को वहां से हटाए। प्रोटैगोनिस्ट उसे पहचानता है और उससे पूछता है कि उसका रवैया अचानक कैसे बदल गया और वो अगले ऑफिस में क्या कर रहा है। प्रोटैगोनिस्ट तय करता है कि देखेगा क्या मामला है और मदद के लिए आगे बढ़ता है, यह सोचकर कि एपोकलिप्स में जितने ज्यादा लोग उतनी ज्यादा ताकत। मैनेजर मुस्कुराते हुए मंगशू के लिए दरवाजा खोलता है, लेकिन जैसे ही प्रोटैगोनिस्ट पास आता है, मैनेजर उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर देता है। वो उसे डिस्ट्रैक्शन के लिए शुक्रिया कहता है और क्राइसिस खत्म होने के बाद प्रमोशन का वादा करता है और मंगशू को ज़ॉम्बीज के बीच अकेला बाहर छोड़ देता है। लेकिन उनकी हैरानी तब होती है जब चाइवे मंगशू पर हमला नहीं करती। मंगशू मैनेजर पर ताना मारता है और कहता है कि वो सच में बहुत बड़ा कॉमेडियन है। उसी पल सिस्टम उसे बधाई देता है कि बॉस की नजर में आ गया और उसे काम का नंबर एक नियम याद दिलाता है, बॉस के खिलाफ कभी मत जाओ। प्रोटैगोनिस्ट तब मैनेजर को गुड मॉर्निंग बोलता है और सजेस्ट करता है कि वापस ऑफिस चलकर काम करें।
मैनेजर ये सजेशन ठुकरा देता है और उसे खुद अपना देखने को कहता है, जिससे वो दोनों आदमी डर जाते हैं। दोनों आपस में सोचते हैं कि क्या मंगशू सच में पागल हो गया है। घबराकर वो दरवाजा बंद करने और फर्नीचर से रास्ता रोकने की कोशिश करते हैं। मैनेजर दूसरे आदमी पर चिल्लाता है कि जल्दी धकेलो, लेकिन मंगशू एक ही किक में दरवाजा तोड़ देता है और मैनेजर फर्श पर गिर जाता है। एक खतरनाक मुस्कान के साथ हमारा प्रोटैगनिस्ट अपने को वर्कर्स को गुड मॉर्निंग बोलता है। वो कहता है कि वो काम पर जा रहा है और अलविदा कहता है। दोनों आदमी पूरी तरह कंफ्यूज्ड रह जाते हैं जब मंगशू चला जाता है। ऑफिस छोड़ने के बाद मंगशू के पीछे चाइवे आने लगती है। वो तभी उन दोनों आदमियों को देखती है जो उस कमरे में थे और उनकी तरफ छलांग लगा देती हैं। जैसे ही वो कमरे में घुसती है, प्रोटैगनिस्ट उन्हें मदद के लिए चिल्लाते हुए देखता है और फिर दरवाजा बंद करके उन्हें ज़ॉम्बी के साथ अंदर बंद कर देता है। सिस्टम उसके एटीट्यूड की तारीफ करता है और टास्क को परफेक्ट रेटिंग के साथ कंप्लीट करता है। उसे एक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन और 5 प्रोफेशनल एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलते हैं, लेकिन अपने लीडर और कॉलीग्स के साथ फेवरेबिलिटी कम हो जाती है। एक सीक्रेट अचीवमेंट अनलॉक होती है, जीन जी रिफॉर्मिंग द वर्कप्लेस। अचीवमेंट का रिवॉर्ड 5000 कैश है और सिस्टम सजेस्ट करता है कि इससे कॉलीग्स को बारबेक्यू पर ले जाएं। मंगशू को यह आयरॉनिक लगता है कि अपोकलिप्स के बीच कैश मिला, लेकिन वो इसे बचा लेता है, सोचकर कि आगे काम आ सकता है। वो अपना ईमेल खोलता है और वो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन देखता है जो उसने कमाया था। लेटर उसे एक नया प्रोफेशन चुनने का मौका देता है, जिससे वो वॉरियर या मेज बनने की सोचकर एक्साइटेड हो जाता है। मौका देखकर वो बिना झिझके एक्सेप्ट करता है और लेटर यूज करने की कंफर्म करता है। लेकिन उसकी हैरानी तब होती है जब उसे मिला नया प्रोफेशन है, फ्लायर डिस्ट्रीब्यूटर, जो उसे बेहद निराश कर देता है। वो सोचता है कि ज़ॉम्बी अपोकलिप्स के बीच में फ्लायर्स कैसे बांटेगा। इस हास्यास्पद प्रोफेशन के बावजूद वो मानता है कि सिस्टम कमाल का है और सोचता है कि वो किस चीज का एडवर्टाइजमेंट करेगा। सिस्टम उसे 3 फ्लायर डिस्ट्रीब्यूशन टास्क चुनने के लिए ऑफर करता है। ऑप्शंस हैं एक स्विमिंग एकेडमी, एक लॉ फर्म और एक रियल एस्टेट एजेंसी। वो एकेडमी टास्क इसलिए चुनता है क्योंकि इसमें कम काम है और ज्यादा एक्सपीरियंस मिलता है। सिस्टम उसे आसान रास्ता चुनने पर डांटता है, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो एक्सपीरियंस की यूजफुलनेस पर सवाल उठाता है। एक नोटिफिकेशन आती है कि प्रोफेशन में हर लेवल बढ़ने पर एट्रीब्यूट पॉइंट्स और स्पेशल स्किल्स मिलेंगी। वो सोचता है कि भले ही यह हास्यास्पद है, सिस्टम का नीचे से शुरू करने का लॉजिक सही है। इसी सोच के साथ उसे लगता है कि अगर स्टैट्स बढ़ाए तो वो अपोकलिप्स से बच सकता है और सिविलाइजेशन को दोबारा बनते हुए देख सकता है। टास्क सिलेक्ट होता है और उसे फ्लायर्स की एक स्टैक मिलती है। सिस्टम उसे इंस्ट्रक्ट करता है कि एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस के लिए फ्लायर्स बांटते वक्त प्रमोशनल स्लोगन्स चिल्लाए। हॉलवे में उसका फिर से चाइवेई से सामना होता है, जो उसे नफरत भरी नजरों से देखती है। उसके साथ फेवरेबिलिटी बहुत कम हो जाती है। मंगशू उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन हर कोशिश पर फेवरेबिलिटी और गिरती जाती है। प्रोटैगनिस्ट घबरा जाता है जब वो देखता है कि फेवरेबिलिटी तेजी से गिर रही है। वो हालात को दोष देता है और कहता है कि अगर चाइवेई उसे बेहतर जानती तो देखती कि वो एक पॉजिटिव और मोटिवेटेड इंसान है। ज्यादा फ्रेंडली अप्रोच अपनाते हुए वो मुस्कुराकर उसके पास जाता है, लेकिन फेवरेबिलिटी फिर भी गिरती रहती है। तभी अचानक मदद के लिए चीखें सुनाई देती हैं और मैनेजर और उसका कॉलीग ज़ॉम्बीज में तब्दील हो रहे थे। वो उनके पास जाता है और उनसे कहता है कि पहले उन्होंने ही उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी, इसलिए उसके बारे में बुरी राय नहीं रखनी चाहिए। एक खतरनाक मुस्कान के साथ वो स्विमिंग एकेडमी के फ्लायर्स निकालता है और उन दोनों को बांटने लगता है। भले ही वो कोई रिएक्शन नहीं दिखाते, हमारा हीरो फ्लायर्स उनकी तरफ फेंकता जाता है। सिस्टम उसे फ्लायर्स कस्टमर्स के पैरों में फेंकने पर डांटता है, लेकिन वो अपना बचाव करते हुए कहता है कि वो खुद ही डोड्स कर रहे थे। वो सवाल करता है कि उन्होंने उसे नुकसान क्यों पहुंचाने की कोशिश की और कहता है कि अब इस बारे में बात नहीं करेगा। वो डिक्लेयर करता है कि मरने के बाद भी वो किसी अच्छी जगह नहीं जाएंगे और वो उन्हें नई जॉब ढूंढने में मदद करेगा। वो कहता है कि उस जॉब के लिए उन्हें अपनी टांगों की जरूरत होगी और अनाउंस करता है कि वो उन दोनों को बिल्डिंग साफ करने के लिए ले जाएगा। दूसरी तरफ एक औरत अपने फोन पर न्यूज देख रही थी और नोटिस करती है कि ज़ॉम्बी अपोकलिप्स की वजह से हर जगह तबाही मची है। रोते हुए वो सोचती है कि दुनिया ऐसी क्यों हो गई और मदद और सुरक्षा के लिए गुहार लगाने लगती है। तभी उसे एक दरवाजा किक होने की आवाज सुनाई देती है। डर के मारे उसे लगता है कि ज़ॉम्बीज आ रहे हैं। फिर कोई चिल्लाने लगता है। वो मंगशू था जो ज़ॉम्बीज को स्विमिंग और फिटनेस क्लासेस ऑफर कर रहा था और पूछ रहा था कि क्या यह क्वालिटी क्लाइंट कहलाएगा। यह सुनकर वो कंफ्यूज्ड हो जाती है और सोचती है कि क्वालिटी क्लाइंट से उसका क्या मतलब है। वो दरवाजा खोलने की तैयारी करता है। बाहर मंगशू फ्लायर्स बांटता जा रहा है। जब वो यह नजारा देखती है तो डर जाती है। इधर मंगशू ज़ॉम्बीज को समझा रहा है कि उसका क्लब स्पेशली व्हाइट कॉलर ज़ॉम्बीज के लिए बना है। वो उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करता है कि स्विमिंग सीखने से
वो ज्यादा कॉम्पिटिटिव बनेंगे और एक फ्री ट्रायल क्लास का ऑफर देता है। वो औरत इस नजारे से पूरी तरह हैरान है और सोचती है कि क्या उसे नजर का धोखा हो रहा है। वो अपने फोन पर एक आखिरी मैसेज टाइप करती है, अगर बचे नहीं तो। उसमें लिखती है कि उसने एक आदमी को ज़ॉम्बीज को जिम मेंबरशिप बेचते देखा। वापस प्रोटैगनिस्ट की तरफ। वो डिक्लेयर करता है कि अब वो दोनों ज़ॉम्बीज उसके किसी काम के नहीं और अपने कॉर्पोरेट स्लेव ज़ॉम्बीज को गाइड डॉग्स की तरह साथ लेकर चलने का इशारा करता है। इससे वो बिल्डिंग को ज्यादा सेफली एक्सप्लोर कर सकता है। वो कहता है कि गेमिंग की भाषा में इसे पोजिशनिंग कहते हैं। थोड़ी देर बाद वो रुककर आराम करता है। 200 से ज्यादा फ्लायर्स बांट चुका है, इसीलिए आगे जाने से पहले ब्रेक लेने का फैसला करता है। मंगशू तब सिस्टम स्क्रीन खोलता है। स्क्रीन पर उसकी प्रोग्रेस और लेवल अप का ऑप्शन दिखता है। एक सार्कास्टिक मुस्कान के साथ वो फ्लायर डिस्ट्रीब्यूटर के इस प्रॉमिसिंग प्रोफेशन में लेवल अप करने का फैसला करता है। सिस्टम उसकी सक्सेस कंफर्म करता है और वो लेवल 1 पर पहुंच जाता है। फ्लायर डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में उसे एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस सहने और ज्यादा स्पीड के एट्रीब्यूट बोनसेस मिलते हैं। अपने स्टैट्स बढ़ते देखकर वो एक्साइटेड हो जाता है और उसे एक नई एबिलिटी मिलती है, रीड पीपल। यह एबिलिटी उसे किसी भी टारगेट का प्रोफेशन और लेवल देखने देती है, जब तक कि वो उससे बहुत ज्यादा अलग ना हो। वो चेयर पर बैठकर अपनी प्रोग्रेस से खुश होता है, लेकिन बाहर की तबाही की आवाजें उसे वापस असलियत में ले आती हैं। हेलीकॉप्टर्स शहर के ऊपर उड़ रहे हैं और हर तरफ धमाके हो रहे हैं। वो कैलकुलेट करता है कि बिल्डिंग में इतने ज़ॉम्बीज हैं कि बाहर जाए बिना ही टास्क पूरा किया जा सकता है। अपनी नई एबिलिटी से वो एक ज़ॉम्बी को एनालाइज करता है और देखता है कि उसकी फेवरेबिलिटी -100 है। उसे निराशा होती है कि उन्हें घुमाने के बाद भी फेवरेबिलिटी नेगेटिव है। वो तय करता है कि उनसे बात करना बेकार है और उन्हें फ्लायर्स भी देने बाकी हैं। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। एक शैतानी मुस्कान के साथ वो दोस्तों के लिए 20% डिस्काउंट और न खरीदने वालों के लिए ब्रेक योर बोन्स डिस्काउंट का ऑफर देता है। वो ज़ॉम्बीज की तरफ फ्लायर्स फेंकता है। मैनेजर के साथ वाली ज़ॉम्बी अचानक उस पर हमला करती है, लेकिन मंगशू आसानी से उसे अपने स्पीयर से रोक देता है और ज़ॉम्बी जमीन पर गिर जाती है, पूरी तरह खत्म। मंगशू गिरी हुई ज़ॉम्बी पर एक फ्लायर रख देता है। वो नोटिस करता है कि नए ज़ॉम्बीज आ गए हैं। रीड पीपल एबिलिटी यूज करने पर पता चलता है कि नए ज़ॉम्बीज का कोई फेवरेबिलिटी लेवल नहीं है। वो यह नतीजा निकालता है कि चाइवेई और मैनेजर के पास फेवरेबिलिटी लेवल इसलिए है क्योंकि वो सिस्टम टास्क से जुड़े हुए हैं। वो अपने ज़ॉम्बी साथियों की तरफ मुड़कर पूछता है कि क्या उन्हें भी यह दुनिया अजीब नहीं लगती। उन्हें थप्पड़ मारने की कोशिश करता है, लेकिन मिस हो जाता है। मंगशू यह नतीजा निकालता है कि नॉर्मल तो बस वही एक है और उनसे कहता है कि उसे इतना नफरत मत करो। वो उनसे बंधी रस्सियां खोल देता है। इरादे के साथ वो फ्लायर्स बांटना जारी रखने की तैयारी करता है। एक नया टास्क आता है जो बताता है कि लंच ब्रेक खत्म हो गया है और उसे 11th फ्लोर पर सुपरवाइजर लिन से नेगोशिएट करने जाना है। नए टास्क की उम्मीद पर वो मुस्कुराता है। एलिवेटर का दरवाजा खुलता है। मंगशू एलिवेटर्स की तरफ बढ़ता है और अपने ज़ॉम्बी साथियों को साथ ले जाने का फैसला करता है। सुपरवाइजर का अकेले सामना करने से डर लगता है, इसीलिए सोचता है कि फ्रेंडली और अच्छे कोवर्कर्स साथ होना अच्छा है। इसके साथ सब अपने टारगेट की तरफ बढ़ने लगते हैं। मंगशू हॉलवे में दौड़ता है, अपने दोनों ज़ॉम्बी साथियों को इंप्रूव्ड लीश से खींचते हुए। वो उन्हें मोटिवेट करता है कि मेहनत करने का मतलब है निडर और अटल स्पिरिट। जवाब में क्रिएचर्स बस दहाड़ते हैं। तभी अचानक एक मोड़ पर वो एक पूरी ज़ॉम्बी होड़ से टकरा जाते हैं जो रास्ता रोके खड़े हैं। एक कॉन्फिडेंट मुस्कान के साथ प्रोटैगनिस्ट चिल्लाता है कि रास्ता दो और आगे बढ़ने का ऑर्डर देता है। फिर वो चाइवेई और मैनेजर को आगे की लड़ाई के लिए वैनगार्ड के रूप में इस्तेमाल करता है। ज़ॉम्बी मैनेजर कॉम्बैट में काफी इफेक्टिव साबित होता है और बाकी क्रीचर्स पर जबरदस्त हमले करता है, लेकिन तभी उनके सामने एक ज्यादा ताकतवर और अलग दिखने वाला ज़ॉम्बी आ जाता है। मंगशू बिना एक पल गंवाए अपने स्पीयर के साथ उस नए दुश्मन पर टूट पड़ता है। लड़ाई और भी तेज हो जाती है और प्रोटैगनिस्ट को एक साथ कई ज़ॉम्बीज से निपटना पड़ता है। एक ब्लॉन्ड ज़ॉम्बी जो काफी नोटेबल फीचर्स वाली थी उस पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन एक सटीक मूव से हमारा हीरो उसे खत्म कर देता है। उस तगड़ी लड़ाई के बाद पूरा हॉलवे हारे हुए ज़ॉम्बीज से भरा पड़ा है। आखिरकार प्रोटैगनिस्ट अपनी मंजिल पर पहुंचता है, 11th फ्लोर। एक दृढ़ नजर के साथ वो आगे आने वाले के लिए तैयार हो जाता है। सुपरवाइजर लिन के ऑफिस में पहुंचकर वो आखिरी ज़ॉम्बी का सामना करता है, जिसे वो आसानी से हरा देता है, जबकि उसके ज़ॉम्बी साथी दूर से डरे हुए देखते रहते हैं। एक धमकी भरे अंदाज में वो गंदे फर्श पर कदम रखता है और पूछता है कि सुपरवाइजर लिन कहाँ है। वो अपना नाम मंगशू बताता है जियांगलैंड टेक्नोलॉजी से और कहता है कि उसे पार्किंग इशू पर बात करने के लिए भेजा गया है। एक कॉन्फिडेंट मुस्कान के साथ वो पूछता है कि सुपरवाइजर कहाँ हैं, क्योंकि मीटिंग स्केड्यूल थी। सिस्टम उसकी दहशत पर बधाई देता है और बताता है कि उसने वंसियंग इंटरनेशनल के एम्प्लॉयज को इंटिमिडेट कर दिया।
टास्क परफेक्ट रेटिंग के साथ कंप्लीट हो जाता है और उसे बड़ी मात्रा में कैश, एक्सपीरियंस और एट्रीब्यूट पॉइंट्स मिलते हैं। मिशन पूरा होने के बाद वो 11th फ्लोर के रिसोर्सेज लूटने का फैसला करता है। वो अपने साथियों को काम पर लगा देता है और फिर एक रस्सी बांधता है ताकि ज़ॉम्बीज भाग ना सकें। उन्हें एक अजीब तरीके से बांधकर वो अपनी घड़ी देखता है और हैरान होता है कि अभी सिर्फ दोपहर के 3 बजे हैं। वो खुद पर हंसता है कि काम ने इतना ब्रेन वॉश कर दिया है कि दुनिया के आखिर में भी क्लॉक आउट का ख्याल आ रहा है। आराम करने के लिए वो एक सोडा की बोतल खोलता है और चेयर पर बैठकर सोचने लगता है कि आगे क्या करना है। प्रोटैगोनिस्ट हालात का एनालिसिस करता है और यह नतीजा निकालता है कि वायरस रैंडमली आया जरूर, लेकिन सेल सिग्नल का अचानक जाना बहुत स्पेशियस है। इससे उसे लगता है कि यह शायद एक प्रेमेडिटेड वर्ल्ड वाइड अटैक था और अभी उसकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी अपनी कॉम्बैट कैपेबिलिटी बढ़ाना है। हालात का सामना करते हुए वो सिस्टम को ऑर्डर करता है कि एट्रीब्यूट पॉइंट स्ट्रेंथ में लगाओ। सिस्टम कंफर्म करता है और उसकी स्ट्रेंथ अब 12 हो जाती है। वो तय करता है कि जब तक ज़ॉम्बीज को आसानी से हरा ना सके तब तक इसी एट्रीब्यूट पर फोकस करेगा। फैसला होते ही वो सिस्टम स्क्रीन खोलकर अपना स्टेटस चेक करता है। स्क्रीन पर दिखता है कि दोनों प्रोफेशंस में लेवल अप के लिए काफी एक्सपीरियंस पॉइंट्स हैं और वो नोटिस करता है कि ऑफिस क्लर्क प्रोफेशन में ज्यादा पॉइंट्स लगते हैं। वो सोचता है कि ऑफिस क्लर्क प्रोफेशन कौन सा एट्रीब्यूट बढ़ाता है, क्योंकि फ्लायर डिस्ट्रीब्यूटर ने एजिलिटी बढ़ाई थी। बिना ज्यादा सोचे वो सारे पॉइंट्स ऑफिस क्लर्क प्रोफेशन में लगा देता है और देखने के लिए कंफर्म करता है। सिस्टम बताता है कि ऑफिस क्लर्क प्रोफेशन स्पिरिट और कॉन्स्टिट्यूशन एट्रीब्यूट्स बढ़ाता है, लेकिन चेतावनी देता है कि ज्यादा काम न करे वरना स्पिरिट कम हो जाएगी। लेवल अप होने पर उसे 2 स्पिरिट पॉइंट्स और आधा कॉन्स्टिट्यूशन पॉइंट मिलता है, साथ में एक प्रोफेशनल स्किल किलिंग टाइम। वो नई स्किल से कंफ्यूज्ड है और सोचता है कि किलिंग टाइम का मतलब क्या है। डिस्क्रिप्शन बताती है कि यह एक पैसिव एबिलिटी है जो उसके बॉस के उस पर ध्यान देने की फ्रीक्वेंसी कम करती है। उसे यह स्किल इंटरेस्टिंग लगती है और वो रियलाइज करता है कि इससे वो अपने दोनों ज़ॉम्बी कॉलीग्स के साथ रिसोर्सेज इकट्ठा करते हुए ज्यादा सेफ रहेगा। तभी अचानक एक नया डेली टास्क एक्टिवेट होता है, मेहनत से काम करो। हमारा प्रोटैगोनिस्ट निराश हो जाता है यह जानकर कि दुनिया के आखिर में भी काम करना पड़ेगा और सिस्टम को बहुत कंजूस बताता है। बेबस होकर वो कंप्यूटर चालू करता है और काम करने बैठ जाता है, थका हुआ टाइपिंग करते हुए। सिस्टम बताता है कि वर्क डे खत्म हो गया और मेहनती काम के रिवॉर्ड्स मिलते हैं। राहत की सांस लेते हुए वो चेयर पर अंगड़ाई लेता है और इस तकलीफ देह दिन के खत्म होने पर जश्न मनाता है। फिर टाइम क्लॉक पर जाकर क्लॉक आउट करता है। अपनी डेस्क पर वापस आने पर उसे कैश का एक ढेर मिलता है और वो सोचता है कि इसका क्या फायदा। सिस्टम बताता है कि इस कैश से गारंटीड स्पेशल प्राइजेस वाले गचा पोल्स किए जा सकते हैं। यह सुनकर वो एक्साइटेड हो जाता है और तुरंत पोल्स करने का फैसला करता है। वो एक साथ 10 पोल्स का ऑप्शन चुनता है। पोल में उसे इंस्टेंट नूडल्स, मिनरल वाटर, एक सूट और एक बॉडीगार्ड टैलेंट मिलता है। वो जानना चाहता है कि बॉडीगार्ड टैलेंट क्या है। डिस्क्रिप्शन बताती है कि इस आइटम को यूज करने पर 3 किलोमीटर के दायरे में एक एक्सपीरियंस्ड बॉडीगार्ड प्रकट होगा। वो रियलाइज करता है कि यह टैलेंट बॉडीगार्ड की लॉयल्टी की गारंटी नहीं देता। फिर भी वो इस उम्मीद में आइटम यूज करने का फैसला करता है कि कोई एक्सपर्ट मिल जाए। वो सोचने लगता है कि क्या उसे नए टास्क अनलॉक करने के लिए एक कंपनी शुरू करनी चाहिए। मंगशू इंस्टेंट नूडल्स का मजा लेता है। वो तय करता है कि अगर कुछ करना ही है तो स्टाइल में करो। वो खुद को एक सक्सेसफुल बॉस के रूप में इमेजिन करता है, सिगार पीते हुए, वाइन पीते हुए। संतुष्ट होकर वो डकार लेता है और जम्हाई लेता है, यह सोचते हुए कि जो भी आगे आए वो तैयार है। तभी अचानक सिस्टम का एक नोटिफिकेशन आता है, बिल्डिंग में घुसपैठिए हैं। प्रॉपर्टी की रक्षा करने का एक नया टास्क एक्टिवेट होता है। एक शैतानी मुस्कान के साथ वो डिक्लेयर करता है कि यह कंपनी उसका घर है और कोई उसकी चीजें नहीं चुराएगा। दूसरी तरफ हॉकी मास्क पहना एक आदमी कुछ ज़ॉम्बीज को निपटा रहा है। वो शिकायत करता है कि हुआंगजाई नाम की औरत ने अपनी चीखों से सारे ज़ॉम्बीज को अट्रैक्ट कर लिया और अपने पार्टनर से पूछता है कि अब क्या करना है। जीन नाम का वो आदमी कहता है कि बिल्डिंग में सप्लाईज ढूंढनी चाहिए क्योंकि उनका सब कुछ जा चुका है। जान अपने पार्टनर को आगे जाने को कहता है और कहता है कि वो पीछे से कवर करेगा। पार्टनर को शक होता है लेकिन मान जाता है। वो चाकू निकालता है जबकि दूसरा सीढ़ियां चढ़ता है। ब्लॉन्ड गाय अचानक रुक जाता है जब उसे एक आवाज सुनाई देती है। वो पूछता है कि रुक क्यों गए और ब्लॉन्ड गाय कहता है कि उसे कदमों की आहट सुनाई दी और डर है कि ज़ॉम्बीज हों। जॉन इसे नकारता है और कहता है कि बिल्डिंग में सर्वाइवर्स हैं। ब्लॉन्ड गाय हिचकिचाते हुए सहमत होता है और आगे बढ़ता है। वो एक दरार से झांकता है और जो देखता है उससे चौंक जाता है। मंगशू पीछे से आकर उसे सरप्राइज करता है और ग्रीट करता है। ब्लॉन्ड गाय डरकर पीछे गिर जाता है। जॉन पूछता है कि फ्लोर पर कितने लोग हैं और खाना है क्या। एक इनोसेंट मुस्कान के साथ मंगशू कहता है
कि यह कंपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी है और सिक्योरिटी गार्ड्स को उन्हें रोकना चाहिए था। वो शिकायत करता है कि सिक्योरिटी कंपनी के खिलाफ कंप्लेंट करनी होगी। प्रोटैगनिस्ट बाहें बांधकर सीरियस एक्सप्रेशन के साथ उन्हें वार्निंग देता है कि ट्रेसिंग इल्गल है और लॉयर बुलाने की धमकी देता है। दोनों घुसपैठिए डरे हुए और कंफ्यूज्ड हैं। जीन उसे घूरता है और कहता है कि उसे नहीं पता बाहर क्या हाल है। बातचीत से थककर जीन बेसबॉल बैट लेकर आगे बढ़ता है। मंगशू आह भरता है और दिखाने की तैयारी करता है कि वो किस काम का है। वो अपने ज़ॉम्बी साथियों को लड़ाई में बुलाता है क्योंकि सिक्योरिटी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ब्लॉन्ड गाय जॉन को चिल्लाता है कि पहले हमला करे क्योंकि फ्लोर पर और भी लोग हैं। मंगशू और दोनों घुसपैठिए आमने सामने खड़े हैं, लड़ने के लिए तैयार। ब्लॉन्ड गाय प्रोटैगनिस्ट की तरफ चाकू फेंकता है, लेकिन मंगशू आसानी से डॉज करके पलटवार करता है। वो ब्लॉन्ड गाय को एक ही वार में ढेर कर देता है। एक खतरनाक मुस्कान के साथ वो लग रेंच घुमाता है और खुद को फेट ही डिक्लेयर कर देता है। जुंग 2 बेसबॉल बैट से उठाता है और लड़ने की तैयारी करता है। वो मंगशू की स्किल्स मानता है लेकिन डरता नहीं। हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। प्रोटैगनिस्ट बताता है कि उसने लग रेंच को डिसइंफेक्ट करने के लिए आयोडाइन में डुबोया था। वो अपने ज़ॉम्बी साथियों के साथ आगे बढ़ता है और कहता है कि घुसपैठिया खुद मुसीबत मांग रहा है। वो लाइन बोलने का मौका पाता है जो वो हमेशा से बोलना चाहता था। कॉन्फिडेंट नजर के साथ वो बैटल के लिए तैयार होता है। जॉन ज़ॉम्बीज को देखकर डर जाता है। मंगशू गिरे हुए ब्लॉन्ड गाय पर हमला करने बढ़ता है। ब्लॉन्ड गाय घबराकर पसीना छोड़ने लगता है। वो अपने भाई को चिल्लाता है और सीढ़ियों से भागता है। मंगशू उन्हें रोकता है और कहता है कि जा नहीं सकते, कानूनी नतीजे भुगतने होंगे। वो उनकी तरफ इशारा करके ज़ॉम्बी साथियों को अटैक का ऑर्डर देता है, लेकिन ज़ॉम्बीज हिलते ही नहीं और वो शर्मिंदा हो जाता है। उसे एहसास होता है कि ज़ॉम्बीज उससे डिस्गस्टेड हैं और पास नहीं आना चाहते। जन ब्लॉन्ड गाय की बांह पकड़ता है, उसे भागने से रोकता है और सवाल करता है। जीन पूछता है कि ज़ॉम्बीज मंगशू पर हमला क्यों नहीं कर रहे। प्रोटैगनिस्ट धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगता है। दोनों घुसपैठिए देखते हैं जैसे मंगशू और उसके ज़ॉम्बी साथी उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। वो रिवील करता है कि वो कंपनी का पब्लिक सेफ्टी एक्टिविस्ट है। ब्लॉन्ड गाय पूछता है कि क्या करें और जॉन कहता है कि ज़ॉम्बीज पर हमला करो। ब्लॉन्ड गाय डरकर मना कर देता है। जॉन फिर सजेस्ट करता है कि तीसरी मंजिल से कूदकर भाग जाए। ब्लॉन्ड गाय खिड़की से बाहर देखता है, सड़क ज़ॉम्बीज से भरी है और कहता है कि कूदने से और ज्यादा ज़ॉम्बीज अट्रैक्ट होंगे, जिससे हालात और बिगड़ेंगे। कोई रास्ता ना देखकर जॉन तय करता है कि अब नहीं भागेगा और आखिर तक लड़ेगा। वो पूरी ताकत से हमारे प्रोटैगनिस्ट पे झपटता है, जो वार्निंग देता है कि आगे जो भी होगा वो प्योरली सेल्फ डिफेंस होगा। यह देखकर मैनेजर जुंग हमारे हीरो को बचाने के लिए आगे आता है, जबकि चाइवे पीछे रहती है। हॉकी मास्क वाला आदमी इंटिमिडेट नहीं होता और क्रीचर के सिर पर जोरदार वार करता है। इम्पैक्ट के बावजूद ज़ॉम्बी दर्द का कोई निशान नहीं दिखाती और घुसपैठियां इस नजारे से हैरान रह जाता है। डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाते हुए मंगशू अपना लग रेंच फेंकता है, जो जीन की बैट से टकरा जाता है। इम्पैक्ट से घुसपैठिया संतुलन खो देता है और जमीन पर गिर जाता है। ज़ॉम्बी को अपनी तरफ आते देखकर वो अपनी किस्मत मान लेता है। ज़ॉम्बी बेरहमी से हमला करती है, जबकि हमारा प्रोटैगनिस्ट कान साफ करते हुए याद दिलाता है कि उसने कहा था ट्रेसपास मत करो। मंगशू शिकायत करता है कि अब उसे सारी गंदगी साफ करनी होगी और जॉन पर ताना मारता है कि इतना कमजोर होने के बावजूद अभी भी हिल रहा है। एक धमकी भरी नजर से वो ब्लॉन्ड गाय को वार्निंग देता है कि भागने की कोशिश की तो मैनेजर जांग उसके पीछे आएगा। वो नौजवान इस धमकी से पूरी तरह डर जाता है और ठंडा पसीना छूटने लगता है। कोने में सिकुड़ते हुए वो रोता है कि एक पब्लिक सेफ्टी एक्टिविस्ट ज़ॉम्बीज से लोगों को पिटवा रहा है। हमारा हीरो अपने गंदे हुए हथियार को देखता है और नतीजा निकालता है कि शायद सेल्फ डिफेंस में थोड़ा ज्यादा हो गया। जान की बॉडी के ऊपर से गुजरते हुए अपने साथियों के साथ वो सार्कास्टिकली कहता है कि एम्बुलेंस बुलाएगा। प्रोटैगनिस्ट ब्लॉन्ड गाय को कहता है कि पुलिस को कॉल करे और वो अपना डिफेंस अटॉर्नी कॉल करेगा। मंगशू उसे जल्दी करवाता है, फोन हाथ में देते हुए पूछता है कि क्या बह रहा है। वो आदमी फोन लेकर डरते डरते कॉल करता है। मन ही मन सोचता है कि यह बंदा पूरा साइको है। फिर माफी मांगने लगता है और सारा दोष जॉन पर डालने लगता है। कहता है कि उसे मजबूर किया गया था। मंगशू उसे नफरत से देखता है और कहता है कि अगर माफी से सब ठीक हो जाता तो लॉज किस काम के। ये कहकर वो ब्लॉन्ड गाय को कहता है कि उसकी नजरों से दूर हो जाए, क्योंकि वो इसके साथ डील करने में बहुत आलसी है। एक खतरनाक मुस्कान के साथ हमारा प्रोटैगनिस्ट सजेस्ट करता है कि तीसरी मंजिल से कूद जाए, ये फेटल नहीं होगा। बिना झिझके वो आदमी खिड़की से बाहर कूद जाता है हालात से बचने के लिए। शीशा चकनाचूर होता है और वो ज़ॉम्बीज से भरी सड़क की तरफ गिरता है। मंगशू जॉन की तरफ मुड़ता है और कमेंट करता है कि उसकी चोटें काफी सीरियस लग रही हैं। ताना मारता है कि कम से कम अब चाइवे जैसी हसीन उसकी देखभाल करेगी। यह कहकर हमारा हीरो अलविदा कहता है और चला जाता है, अपने दोनों साथियों को काम पूरा करने के लिए छोड़कर। ऑफिस का दरवाजा खुलता है, अंदर का खाली नजारा सामने आता है। वापस काम पर लगते हुए वो कुछ और फ्लायर्स उठाता है
और तय करता है कि आज के लिए बस इतना काफी है। तभी सिस्टम का एक नोटिफिकेशन उसे सरप्राइज करता है। उसके ज़ॉम्बीज की फेवरेबिलिटी बढ़ गई क्योंकि उसने उन्हें खाना दिया। मैंगशू यह नोटिफिकेशन देखकर गुस्से में आ जाता है और सोचता है कि ज़ॉम्बीज को किसने कहा कि उसे पसंद करें। वो खाने का रिफंड तक मांगता है। वो फ्लायर्स हवा में उछाल देता है और भागते हुए कहता है कि उसे चाइवे और मैनेजर से बात करनी होगी ताकि उन्हें शांत कर सके, क्योंकि उनका उसे पसंद करना बिल्कुल नहीं चलेगा। उसी पल उसकी आंखों के सामने एक नई सिस्टम विंडो खुलती है। स्क्रीन उसे एंटरप्रेन्योरशिप के जरिए परफेक्ट लाइफ की तलाश करने की हिम्मत देती है और एक नया लॉन्ग टर्म मिशन एक्टिवेट होता है। बिजनेस शुरू करो। हमारा हीरो सस्पिशियस हो जाता है और सोचता है कि सिस्टम उसकी जासूसी कर रहा है, क्योंकि वो अभी अभी यही सोच रहा था। वो इमेजिन करने लगता है कि एक फूड स्टॉल कैसा रहेगा और उसे आइडिया बुरा नहीं लगता। लेकिन उसकी इमेजिनेशन जल्द ही एक कस्टमर की स्नीज की तस्वीर से टूट जाती है और उसे रियलाइज होता है कि ज़ॉम्बीज तो यह खाएंगे ही नहीं। एक नया टास्क आता है जो बताता है कि 12th फ्लोर वाले सुपरवाइजर लिन ने अभी तक अपनी कार नहीं हटाई और उसे सबक सिखाना होगा। मिशन की रिक्वायरमेंट है कि वनसियांग इंटरनेशनल को हराने के लिए एक कस्टमर सर्विस कंपनी बनाए। बहुत जेनरोस रिवॉर्ड्स देखकर हमारा प्रोटोगोनिस्ट इस नए टास्क की कॉम्प्लेक्सिटी से पूरी तरह स्पीचलेस रह जाता है। एक शरारती मुस्कान के साथ वो चैलेंज एक्सेप्ट करता है और कहता है कि सिस्टम ने पहले से ही उसका पूरा प्लान तैयार कर दिया है। वो अपना एक्शन प्लान डिटेल करता है, अपने साथियों के दिमाग को ठीक करना और दूसरी कंपनी के 60% एम्प्लॉयज की छुट्टी करना। बिना वक्त गंवाए वो वनसियांग इंटरनेशनल के एंट्रेंस की तरफ बढ़ता है। तैयार होकर अपने दोनों साथियों के साथ वो आगे की तरफ इशारा करता है और उन्हें आगे बढ़ने का ऑर्डर देता है, भले ही उनकी फेवरेबिलिटी अभी भी नेगेटिव है। वह तुरंत बाद हमारा हीरो ज़ॉम्बीज की एक हॉर्ड की तरफ छलांग लगाता है, अपने लग रेंच का दौद रेंच से रास्ता साफ करने के लिए तैयार। एक तेज मूवमेंट से वो लग रेंच घुमाता है और अपने साथियों के साथ मिलकर रास्ते में आने वाले सभी ज़ॉम्बी एम्प्लॉयज को फायर करता जाता है। थोड़ी ही देर में हॉलवे साफ हो जाता है और हारे हुए क्रिएचर्स से भरा पड़ा है, जबकि हमारा हीरो और उसके ज़ॉम्बीज बिल्कुल सही सलामत हैं। हमारा हीरो कमेंट करता है कि उसने उस हमले में कम से कम 1 दर्जन लोगों को ले ऑफ कर दिया। वो एक ज़ॉम्बी पर हाथ पहुंचता है और तय करता है कि आज के लिए बस इतना काफी है। वो लेवल अप होने के बाद बाकी काम पूरा करेगा। ये कहकर वो पलटता है और सबको एरिया छोड़ने का कहता है। इधर पास के एक रेस्टरूम में दरवाजा बंद है और फर्श पर कुछ खाली कैंस पड़े हैं। अंदर एक नौजवान औरत फर्श पर बैठी है, पूरी तरह भूखी और कमजोर। वो उठकर शिकायत करती है कि डिलीवरी गाय इतना टाइम क्यों लगा रहा है। आंसुओं से भरी हुई वो गुजारिश करती है कि वो जल्दी आए क्योंकि वो और इंतजार नहीं कर सकती। तभी अचानक उसे बाहर एक आवाज सुनाई देती है और वो डर जाती है। वो मंगशू था, ज़ॉम्बीज को घर बेचने की कोशिश कर रहा था। वो औरत पूरी तरह कंफ्यूज्ड है जब वो अपनी स्पीच जारी रखता है कि शहर के सबसे बड़े डेवलपर का नया ऑफर है। डर से वो अपना मुंह ढक लेती है जब प्रोटोगोनिस्ट ज़ॉम्बीज को सजेस्ट करता है कि नई जगह खरीदें और अपनी रोज की थकान दूर करें। कांपते हुए हाथों से वो दरवाजा खोलने का फैसला करती है कि देखें क्या हो रहा है। दरवाजा खोलते ही वो हैरान रह जाती है और आंसू बहाते हुए पूछती है कि क्या उसने उसे बुलाते हुए सुना। वो हमारे हीरो को देखती रह जाती है, यकीन नहीं कर पाती कि जो देख रही है वो सच है। वो औरत डर से पूरी तरह जम जाती है जैसे वो यह नजारा देखती है। दरार से झांकते हुए वो देखती है कि हमारा प्रोटैगनिस्ट ज़ॉम्बीज से घिरा हुआ है और वो गुजारिश करती है कि उस पर हमला बंद करें। वो दरवाजे से हाथ बाहर निकालती है जैसे कुछ कर सके। वो कहती जाती है कि वो बस उसी को चाहती है, जबकि मैंगशू मुस्कुराते हुए एक हमला डॉज करता है। एक एजाइल मूव के साथ हमारा हीरो अपने स्पीयर से एक क्रीचर को पार कर देता है। ज़ॉम्बीज की तरफ देखते हुए वो ताना मारता है कि वो नए अपार्टमेंट्स देखने के लिए बड़े उत्सुक हैं और लाइन में लगने को कहता है। फिर वो मॉन्स्टर्स के ऊपर से कूदकर अपना हमला जारी रखता है। वो औरत बाथरूम के फर्श पर घुटनों के बल बैठी है, पूरी तरह हैरान और छींटों से भरी हुई। प्रोटैगनिस्ट हारे हुए बॉडीज के बीच खड़ा है और वो औरत उसे देखती है, सोचती है कि वो कितना डरावना है। वो अपने माथे का पसीना पोंछता है और सर्वाइवर सोचती है कि यह इंसान है भी या नहीं। हीरो गंभीर और दृढ़ एक्सप्रेशन के साथ मुड़ता है, आगे जो भी आए उसके लिए तैयार। वो औरत बाथरूम के फर्श पर सिकुड़ी बैठी है, अभी तक सदमे में है। थोड़ी देर बाद उसे कदमों की आहट सुनाई देती है और उसे एहसास होता है कि वो उसकी तरफ आ रहा है। प्रोटैगनिस्ट बाथरूम के दरवाजे के ठीक सामने रुक जाता है जहां वो औरत छिपी है। मुस्कुराते हुए वो अपना नाम बताता है और पूछता है कि क्या उसे स्विमिंग, लीगल एडवाइस या किसी नए घर की प्री सेल में दिलचस्पी है। सिस्टम उसे नोटिफाई करता है कि वो अब लेवल 2 ऑफिस क्लर्क है। जैसे वो बाथरूम के फर्श पर बैठी औरत को देखता है जो हाथ सीने पर रखे राहत की सांस ले रही है, सर्वाइवर पूछती है कि क्या वो अभी तक जिंदा है।
प्रोटैगनिस्ट मुस्कुराता है और अपने फ्लायर्स दिखाता है, जश्न मनाते हुए कि आखिरकार एक जिंदा इंसान मिला जो उसका क्लाइंट बन सकता है। थोड़ी देर बाद वो एक लॉ ऑफिस में जाते हैं ताकि शांति से बात कर सकें। काउच पर बैठकर वो औरत खुद को शेंजाओ के रूप में उस सपोज्ड लॉयर से मिलवाती है जो एक्चुअली ज़ॉम्बी मैनेजर है, कुर्सी से बंधा हुआ। वो बताने लगती है कि उसे एक दोस्त के लीगल इशू में मदद चाहिए, लेकिन लॉयर की हालत देखकर चौंक जाती है। मंगशू तब बातचीत अपने हाथ में लेता है और अपने दोनों ज़ॉम्बी साथियों के साथ उसे मेनेसिंगली घूरता है। एक खतरनाक मुस्कान के साथ वो शेंजाओ की तरफ हाथ बढ़ाता है जो डर से पीछे हट जाती है। वो औरत घबरा जाती है और सोचती है कि यह इंसान ज़ॉम्बीज को कैसे कंट्रोल करता है। प्रोटैगनिस्ट उसकी चुप्पी से बेसब्र होकर चिल्लाने लगता है, उसके कॉलेज की आलोचना करता है और जवाब मांगता है। बेबस होकर शेंजाओ टूट जाती है और बताती है कि उसका एक दोस्त काम पर बहुत परेशान था और उसके बॉस ने उस पर हमला कर दिया। इसके साथ ही सिस्टम मंग शू को नोटिफाई करता है कि एक क्लाइंट अट्रैक्ट हो गया और टास्क कंप्लीट हो गया। अपने फ्लायर डिस्ट्रीब्यूटर प्रोफेशन को लेवल अप करते हुए प्रोटैगनिस्ट एक सैटिस्फाइड मुस्कान दिखाता है और दोनों की अच्छी टीम वर्क की तारीफ करता है। वो ल्यूग रेंच हाथ में लिए उस औरत के पास जाता है और शांति से उसे नाम से बुलाता है। मंगशू उसे उसकी एक्सीलेंट परफॉर्मेंस पर बधाई देता है और कभी भी लीगल एडवाइस, स्विमिंग या नया घर खरीदने के लिए वापस आने का न्योता देता है। रोते हुए वो औरत प्रोटैगनिस्ट का शुक्रिया करती है और कहती है कि वो बहुत अच्छा इंसान है। एक शरारती मुस्कान के साथ वो उसे बीच में रोककर पूछता है कि क्या उसने सर्विस का पैसा दिया। वो औरत इस सवाल से पूरी तरह कंफ्यूज्ड है और समझ नहीं पाती कि इसका क्या मतलब है। हमारा हीरो ज़ॉम्बी मैनेजर की तरफ इशारा करते हुए एक्सप्लेन करता है कि लॉयर के साथ कंसल्टेशन का रेट 200 पर आवर है और उसे आधे घंटे का पैसा देना होगा। ज़ॉम्बी मैनेजर जैसे अपने काम की इस रिकग्निशन से भावुक हो जाता है और रोने लगता है। प्रोटैगनिस्ट की इस फ्लॉलेस लॉजिक के सामने वो औरत मान लेती है कि वो सही है। मौका देखकर मंगशू कहता है कि वो एक बिजनेस शुरू करने की सोच रहा है और उसे अपने साथ काम करने का इनवाइट देता है। शेंजाओ प्रपोजल सोचती है और नतीजा निकालती है कि भले ही वो अजीब है, वो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए काफी ताकतवर है, तो वो झुककर ऑफर एक्सेप्ट करती है और खुद को उसकी नई एम्प्लॉई के रूप में इंट्रोड्यूस करती है। सिस्टम उसे हायर करने पर बधाई देता है, लेकिन वार्निंग देता है कि कंपनी शुरू करने के लिए लाइसेंसेस और प्रोसीजर्स चाहिए। एक स्क्रीन पर नई कंपनी की डिटेल्स आती हैं और वो सिस्टम से अपोकलिप्स के बीच इतनी ब्यूरोक्रेसी पर शिकायत करता है। शिकायत के बावजूद वो अपनी नई एम्प्लॉई की तरफ मुड़कर कहता है कि 4th फ्लोर जाना होगा क्योंकि बिजनेस शुरू करना आसान नहीं है। ज़ॉम्बी मैनेजर भी सिर हिलाकर और कुछ गुनगुनाकर अपने नए बॉस सहमति जताता है। रास्ते में वो शेंजाओ को सोडा ऑफर करता है, अपना एक फ्रेंडली साइड दिखाते हुए। ऑफिस में वापस आकर वो अनाउंस करता है कि उसने कंपनी का नाम तय कर लिया है, पीस एंड ऑर्डर। सिस्टम सक्सेसफुली कंफर्म करता है। मुस्कुराते हुए थम्स अप के साथ शेंजाओ कंपनी के नाम की तारीफ करती है और कहती है कि यह बहुत अच्छा है। हमारा प्रोटैगनिस्ट खिड़की के पास जाता है और खुद को एक विनर महसूस करता है कि इतनी जल्दी उसका अपना बिजनेस हो गया। उसकी नई एम्प्लॉई तालियां बजाते हुए लगातार तारीफ करती है कि वो कमाल का है। तभी अचानक एक आवाज मूड तोड़ देती है। उसका पेट भूख से गुड़गुड़ाने लगता है और वो शर्मिंदा हो जाती है। प्रोटैगनिस्ट तब इंस्टेंट नूडल्स का एक ढेर दिखाता है और कहता है कि जितना चाहे खाए क्योंकि बहुत सस्ता है। चमकती आंखों से शेंजाओ शुक्रिया करती है और कहती है कि वो दुनिया का सबसे अच्छा बॉस है। बिना वक्त गंवाए वो बड़े उत्साह से नूडल्स खाने लगती है। हर बाइट के साथ उस औरत को एक नया एहसास होता है जिसने कई दिनों से कुछ नहीं खाया था। उसे लगता है जैसे वो 7वें आसमान पर है और सोचती है कि क्या यही सच्ची खुशी है। खाने के बाद वो काउच पर एक गर्म ड्रिंक के साथ आराम करती है। काफी सुकून में लग रही है। मंगशू तब ऑफिशियली उसे कंपनी की ऑफिस क्लर्क अपॉइंट करता है और वर्क कॉन्ट्रैक्ट प्रिंट करने को कहता है। वो औरत पूरी तरह कंफ्यूज्ड है और सोचती है कि अपोकलिप्स के बीच में स्प्रेडशीट्स बनाने की जरूरत क्या है। एक मॉकिंग मुस्कान के साथ वो पूछता है कि क्या उसे एक्सेल आता है और चौंक कर वो कंफर्म करती है कि हाँ, आता है। तुरंत बाद वो दरवाजे की तरफ इशारा करके उसे उसके नए कोवर्कर्स से मिलवाता है, चाई वेई और जांग ताओ। शेंजाओ दोनों ज़ॉम्बीज को देखकर डर जाती है, लेकिन प्रोटैगनिस्ट उसे रीअश्योर करता है कि यो बस सिक्योरिटी गार्ड्स हैं। एक अम्यूज्ड मुस्कान के साथ मंगशू उसे वार्निंग देता है कि सिक्योरिटी गार्ड से दूरी बनाकर रखे क्योंकि वो बिल्कुल फ्रेंडली नहीं है। शेंजाओ डर जाती है और सबसे बुरे पॉसिबल सिनारियो इमेजिन करने लगती है। सोचती है कि कहीं वो पहले ही मर तो नहीं गई और यह सब हेलुसिनेशन तो नहीं है। प्रोटैगनिस्ट उसे उसकी सोच से बाहर निकालता है और वापस काम पर लगने को कहता है। वो उसकी पुरानी डेस्क की तरफ इशारा करके एक डिटरमिन्ड मुस्कान के साथ उसे कंपनी की पहली मैनेजर बनने के लिए मोटिवेट करता है। वो औरत बैठकर कहती है कि वो अपना बेस्ट करेगी, जिससे मंगशू उसके एटीट्यूड से खुश होता है। बिना वक्त गवाए वो कंप्यूटर पर काम शुरू कर देती है।
जबकि हमारा हीरो चला जाता है और सिस्टम कंफर्म करता है कि नई एम्प्लॉई पहले से काम पर लग गई है। एक कॉन्फिडेंट मुस्कान के साथ मंगशू सोचता है कि इस नई एम्प्लॉई में उम्मीद है और बहुत पोटेंशियल है। वो फिर अनाउंस करता है कि उसे कंपनी का पेपर वर्क करने के लिए बैंक और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस जैसी कई जगहों पर जाना होगा। शिंजो स्क्रीन को अनॉयड एक्सप्रेशन से देखती है, यह सोचकर कि अपोकलिप्स के बीच कंपनी लीगलाइज करने की चिंता करना कितना बेतुका है। हमारा प्रोटैगोनिस्ट यह भी बताता है कि वो एक नए हाई लेवल टैलेंट की तलाश में जाएगा और उसे इंस्ट्रक्ट करता है कि उसे अच्छे से रिसीव करे और अपने दोनों बाकी कोलीग्स की असली नेचर छिपाए। इससे वो अपने प्लान में कॉन्फिडेंट है, जानता है कि एक एक्सपीरियंस्ड बॉडीगार्ड उसकी नई एम्पायर के सर्वाइवल और ग्रोथ के लिए जरूरी है। तभी अचानक एक सिस्टम नोटिफिकेशन उसकी आंखों के सामने आती है। स्क्रीन उसे अपनी कंपनी सक्सेसफुली शुरू करने पर बधाई देती है और रिवॉर्ड में एक्सपीरियंस, एक एट्रीब्यूट पॉइंट, एक स्किल पॉइंट और 1 लाख कैश मिलता है। एक नोट बताता है कि पैसे सिस्टम में स्टोर होंगे और विथड्रॉ किए जा सकते हैं। फिर वो अपने अगले टास्क की तैयारी करता है। आंखों में जोश लिए हमारा हीरो तुरंत अपना नया एट्रीब्यूट पॉइंट यूज करने का फैसला करता है, बिना झिझके स्ट्रेंथ में लगा देता है। एक गोल्डन ऑरा उसके चारों तरफ फट पड़ता है और वो महसूस करता है कि उसका जिस्म और भी ताकतवर हो गया है, आने वाली चैलेंजेस के लिए तैयार। सिस्टम स्क्रीन उसका करंट स्टेटस दिखाती है, 3 प्रोफेशंस, ऑफिस क्लर्क, फ्लायर डिस्ट्रीब्यूटर और अब प्रेसिडेंट। उसके एट्रीब्यूट्स भी अपडेट हो गए हैं और स्ट्रेंथ अब 14 है। वो अपना बाइसेप फ्लेक्स करता है, अपनी नई फॉर्म पर गर्व करते हुए। प्रोटैगोनिस्ट अपनी जेब चेक करता है और देखता है कि अब उसके पास 10 पॉइंट्स और 1,62,000 टोटल एसेट्स हैं। एक सैटिस्फाइड मुस्कान के साथ वो अपनी प्रोफेशनल स्किल्स एनालाइज करता है, किलिंग टाइम और रीड पीपल। प्योर एक्साइटमेंट के एक पल में वो इमेजिन करता है कि अपनी नई कंपनी को दुनिया के शीर्ष पर ले जाएगा। इधर शिंजाओ उसे पूरी तरह क्लूलेस होकर देखती रहती है। वो बॉस के जाते ही मौका देखकर एक ऑनलाइन ग्रुप में दोस्तों से एपोकलिप्स के बीच कंपनी शुरू करने की इस पागलपन भरी सिचुएशन की शिकायत करने लगती है। वो पसीना बहाती है और पूरी तरह घबराई हुई है। समझ नहीं आता इस अजीब सिचुएशन में क्या करे, और मुसीबत को और बढ़ाने के लिए वो दरवाजे से झांकती है और देखती है कि दोनों ज़ॉम्बी कोलीग्स उसे मेनेसिंगली घूर रहे हैं। बेबस होकर वो वापस कंप्यूटर पर आती है और ऑनलाइन ग्रुप में अर्जेंट हेल्प मांगती है। इधर हमारा हीरो पार्किंग गैराज में पहुंचता है और सिस्टम आइटम से बुलाए बॉडीगार्ड को ढूंढने लगता है। तभी अचानक उसके ठीक बगल में एक रेड स्पोर्ट्स कार की लाइट्स फ्लैश होती है। उसका ध्यान खींचता है। वो गाड़ी की तरफ बढ़ता है, यह सोचते हुए कि यह उसी नए टैलेंट की होगी जिसे वो ढूंढ रहा है। मंगशू कार का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन हैरानी से देखता है कि वो लॉक्ड है। उसी पल सिस्टम उसे नोटिफाई करता है कि अपनी नई कंपनी की ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए उसे एक पार्ट टाइम जॉब मिली है, राइड शेयर ड्राइवर की। प्रोटैगनिस्ट कार की खिड़की में अपना रिफ्लेक्शन देखता है, जो यूजुअल से कहीं ज्यादा डार्क और सिनिस्टर लगता है। सिस्टम उसे सलाह देता है कि अच्छी किस्मत अट्रैक्ट करने के लिए मुस्कुराकर जिंदगी का सामना करे, लेकिन हमारा हीरो इस सलाह को थोड़ा ज्यादा सीरियसली ले लेता है। एक पागल सी मुस्कान के साथ वो चिल्लाता है कि ज़ॉम्बीज तमीज से रहें और उन पर बेरहमी से हमला करता है। लड़ाई के दौरान वो एक क्रीचर को पहचानता है, अंकल वोंग, और ताना मारता है कि उसे पता ही नहीं था कि वो बॉस बन गया। पास में छिपे सर्वाइवर्स का एक ग्रुप डर से देख रहा है। उनमें से एक एक औरत का मुंह बंद कराने की कोशिश कर रहा है ताकि उसकी चीखें न निकलें। दर्शकों की परवाह किए बिना प्रोटैगनिस्ट अपने स्पीयर से एक और ज़ॉम्बी को पार कर देता है, जिससे सर्वाइवर्स और भी डर जाते हैं। एक मकाइंग मुस्कान के साथ वो एक और क्रीचर को पहचानता है, ओल्ड श्याओ, यह दिखाते हुए कि वो इस इलाके को अच्छी तरह जानता था। उस डरावने नजारे का सामना करके 2 सर्वाइवर्स निराश हो जाते हैं और पार्किंग गैराज से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन मंगशू उन्हें भागने नहीं देता और एक थ्रेटनिंग नजर के साथ उनकी तरफ छलांग लगाता है। सबक सिखाने के लिए तैयार उसके इम्प्रोवाइज्ड स्पीयर की नोक पर हराए गए क्रीचर्स का गहरा द्रव टपक रहा था, जो उस लड़ाई की बर्बरता दिखाता है। रास्ता साफ करने के बाद हमारा हीरो एक बॉडी के ऊपर खड़ा होकर शिकायत करता है कि यह काम कितना थका देने वाला है। वो बैठकर आराम करता है और अफसोस करता है कि ज़ॉम्बीज उस पर हमला करते हैं। अगर वो फ्रेंडली होते तो फ्लायर्स बांटना बहुत आसान होता। पार्किंग गराज को बॉडीज से भरा देखकर वो सोचता है कि अब कोई राइड शेयर मांगेगा भी या नहीं। वो रेड कार के पास जाता है और उसे यह आइडिया पूरी तरह बेतुका लगता है कि कोई गराज के अंदर से ड्राइवर कॉल करे, लेकिन जैसे ही वो स्टीयरिंग व्हील छूता है, कार का इंजन दहाड़ता है और गाड़ी के आगे से आग निकलती है। वहां से कार तेज रफ्तार से निकलती है, टायर्स चीखते हुए, और पार्किंग गराज से बाहर भाग जाती है। दूसरी तरफ एक आदमी बेताबी से कुछ दवाई ढूंढ रहा है, लेकिन उसके हाथ में बोतल पूरी तरह खाली है। वो खाली कंटेनर्स मेज पर फेंक देता है।
कंफर्म हो जाता है कि फैमिली की मदद के लिए कुछ नहीं बचा। मेज पर झुककर वो इस बेबस सिचुएशन में फ्रस्ट्रेशन से भर जाता है। दांत भींचते हुए वो अपनी दृढ़ता दिखाता है कि रिसोर्सेज न होने पर भी हार नहीं मानेगा। सीन और खुलता है। एक बीमार बच्ची बेड पर है और उसकी मां बगल में बैठी है। दरवाजे से देखते हुए वो आदमी देखता है कि उसकी बीवी थर्मोमीटर चेक करती है और पाती है कि बेटी का तेज बुखार बिल्कुल नहीं उतर रहा। वो बताता है कि दवाई खत्म हो गई है और उसकी बीवी रोने लगती है। समझ नहीं आता क्या करे। वो आदमी बेबस महसूस करता है और सोचता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा तो आगे क्या होगा। वहां से उसका एक्सप्रेशन बदलता है और दृढ़ नजर के साथ वो बीवी को कहता है कि उसे बाहर जाना होगा। वो औरत उसे मना करती है, जानती है कि बाहर क्या खतरे हैं। वो उसे तसल्ली देता है कि हालात पहले ही बहुत बुरे हैं और अब सब कुछ दांव पर लगाने का वक्त है। अलविदा कहते हुए वो उसे कहता है कि बच्ची का ख्याल रखे, जबकि वो मदद ढूंढने जाता है। बाहर की दुनिया पूरी तबाही है, टूटी हुई इमारतें और हर तरफ ज़ॉम्बीज। सिर्फ आधे घंटे दौड़ने के बाद वो आदमी पहले ही थक जाता है और रुकने पर मजबूर होता है। पसीने से तर वो शिकायत करता है कि बूढ़ा होना कितना बुरा है, इतनी जल्दी सांस फूल जाती है। तभी अचानक ज़ॉम्बीज के आने की आवाजें आती हैं और वो बेताबी से चिल्लाता है कि उसका पीछा न करें। सड़क क्रिएचर्स से भरी है और वो अपनी जान बचाने के लिए भागता है, गिड़गिड़ाता है कि उसकी मौत ना हो। उसी पल एक लाल स्वेटशर्ट पहना हुआ दूसरा सर्वाइवर उसकी तरफ छलांग लगाता है। वो लाल वाला उसके ठीक सामने उतरता है, रास्ता रोककर। बिना झिझके वो गद्दार उसे जोर से किक मारता है, ज़ॉम्बीज की तरफ धकेलते हुए। इम्पैक्ट से वो जमीन पर गिर जाता है, धीरे धीरे आते हुए क्रिएचर्स के रहम पर पड़ा। स्वेटशर्ट वाला माफी मांगता है कि वो भी नहीं जाना चाहता, लेकिन उसे डिस्ट्रैक्शन चाहिए था। जमीन पर लेटा वो आदमी सदमे में है और यकीन नहीं कर पाता कि अभी क्या हुआ। उसके चेहरे पर दहशत है, जैसे वो अपनी भयानक किस्मत को देखता है। थोड़ी देर बाद ज़ॉम्बीज उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं, हमले के लिए तैयार। क्रिएचर के हाथ उसके सिर के पास आने लगते हैं और वो मान लेता है कि यही उसका अंत है। लेकिन तभी अचानक एक लाल कार बड़ी रफ्तार से आती है, लगातार हॉर्न बजाते हुए। वो गाड़ी बेरहमी से क्रिएचर्स को कुचलती है, सबको उड़ा देती है और उस आदमी को बचा लेती है। मुंह पर छींटे लिए वो सदमे में है, समझ नहीं पा रहा कि यह अचानक मदद कहां से आई। कार की तरफ देखता है तो हमारा प्रोटैगनिस्ट ड्राइवर की सीट पर शांत मुस्कान के साथ बैठा दिखता है। हमारा प्रोटैगनिस्ट कार से बाहर झांककर उस आदमी से पूछता है कि क्या उसे राइड चाहिए और ऑफर करता है कि डेस्टिनेशन पास हो तो बेसिक फेयर लेगा। सिस्टम तब उसे नोटिफाई करता है कि पहली राइड पर उसे 3000 कैश मिला, जिससे कंपनी का बैलेंस 16,07,000 हो गया। एक नई स्क्रीन आती है जो एक्सप्लेन करती है कि परफेक्ट लाइफ के लिए जेनरस बॉस होना जरूरी है और अच्छी सैलरी देने से एम्प्लॉयज क्विट नहीं करते। मंगशू घबरा जाता है जब उसे एहसास होता है कि उसने शिंजो को 20,000 सैलरी का वादा किया है और दोनों ज़ॉम्बीज को भी 10-10 हजार देने हैं। इधर ऑफिस में नई एम्प्लॉई को अचानक छींक आती है और ठंड लगती है। वो थकी हुई और बीमार लग रही है, लेकिन बिना शिकायत किए कंप्यूटर पर काम करती जाती है। उसके दोनों ज़ॉम्बी कॉलीग्स थ्रेटनिंग एक्सप्रेशन के साथ उसे देखते हैं, सिचुएशन को और भी बिजार बना देते हैं। वापस सड़क पर हमारा हीरो आह भरता है और उस आदमी से पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रहा है और कहाँ जाना है। वो आदमी बताता है कि वो एक एचआर मैनेजर है और बीमार बेटी के लिए फार्मेसी से दवाई लेने जाना है। प्रोटैगनिस्ट पूछता है कि वो अपनी कार क्यों नहीं यूज कर रहा। वो बताता है कि बुरी इकोनॉमी की वजह से उसने गाड़ी बेच दी और ड्राइविंग से बहुत शोर होता है जो ज़ॉम्बीज को अट्रैक्ट करता है और वो पूरे सिचुएशन से कंफ्यूज्ड रह जाता है। हमारा प्रोटैगनिस्ट अग्री करता है कि इकोनॉमी सच में बहुत बुरी है और शिकायत करता है कि खुद एक कंपनी का बॉस होते हुए भी सैलरीज अफोर्ड करने के लिए राइड शेयर चलानी पड़ रही है। यह नजारा दोनों आदमियों को उस अजीब हकीकत पर एक पल के लिए पूरी तरह स्पीचलेस छोड़ देता है। अचानक एटीट्यूड बदलते हुए मंगशू अपना नाम पीस एंड ऑर्डर के प्रेसिडेंट के रूप में इंट्रोड्यूस करता है और उसे हाई सैलरी वाली जॉब ऑफर करता है। वो जेनेरियस ऑफर है, 3,000 पर मंथ रहने और खाने की सुविधा के साथ, जो उस आदमी को स्पीचलेस कर देती है। मंगशू फिर एक्सप्लेन करता है कि वो कंपनी की ब्यूरोक्रेसी हैंडल करने जा रहा है और फार्मेसी रास्ते में ही पड़ती है, इसलिए ड्रॉप करना कोई प्रॉब्लम नहीं। वो आदमी सोचता है कि प्रोटैगनिस्ट पूरी तरह ठीक नहीं है, लेकिन तय करता है कि अजीब जिंदगी जीना न जीने से बेहतर है। इसीलिए वो मंगशू से हाथ मिलाता है और कहता है कि पहले फार्मेसी चलते हैं, जो ज्यादा दूर नहीं है। हमारा प्रोटैगनिस्ट उसे बड़े एग्जैगरेटेड उत्साह से पकड़ता है और कहता है कि रास्ते में अच्छी बातें होंगी। इस पागल एनर्जी के साथ वो बेताब बाप खुद अपनी समझदारी पर शक करने लगता है। कार के अंदर हमारा हीरो बातचीत शुरू करता है और पूछता है कि उसकी बेटी किस स्कूल में पढ़ती है और ग्रेड्स कैसे हैं। ज़ॉम्बीज के ट्रैफिक की परवाह किए बिना मेंगशू एक्सेलरेटर दबाता है और रास्ते में आई हॉर्ड को कुचल देता है। पैसेंजर बाहर के क्रीचर्स को डर से देखता है, जबकि प्रोटैगनिस्ट शिकायत करता है कि लोग बड़े इंपेशेंट हैं, राइड मांगते हैं और देखते नहीं कि कार पहले से भरी है।
फिर वो एक ज़ॉम्बी से झल्ला जाता है और खिड़की से उसे मुक्का मार देता है। कहता है कि पीछा करना बंद करो। चिल्लाता है कि कार फुल और वो कोई और नहीं लेगा, ये राइड शेयर है, चैरिटी नहीं। वो आदमी इस नज़ारे से हैरान है और सोचता है कि यह नौजवान सिर्फ 3 दिन सर्वाइव करके इतना स्ट्रेस्ड कैसे हो गया। हालात का सामना करते हुए हमारा हीरो एक्सेलरेटर दबाता है और तेज टर्न लेकर निकल जाता है। उस अचानक मनूवर से पैसेंजर कार की खिड़की से जा टकराता है, जबकि मांगशू सार्कास्टिक एक्सप्रेशन के साथ ड्राइव करता रहता है। पैसेंजर संभलकर मांगशू से पूछता है कि क्या हुआ। पूरी शांति के साथ हमारा प्रोटैगोनिस्ट बस जवाब देता है, कुछ नहीं, और एक सिगरेट जलाता है। फिर एक्सप्लेन करता है कि वो बस रेड लाइट का इंतजार कर रहा था और उस आदमी को भी सिगरेट ऑफर करता है, जो पूरी तरह क्लूलेस रह जाता है। एचआर मैनेजर खिड़की से बर्बाद शहर और रेड लाइट को देखता है। प्रोटोगनिस्ट की इस शांति को समझ नहीं पाता। थोड़ी देर बाद ज़ॉम्बीज़ की एक होड़ उनकी तरफ दौड़ती है, गाड़ी को घेर लेती है और अंदर आने के लिए खिड़कियां पीटने लगती है। पूरी शांति के साथ हमारा हीरो कमेंट करता है कि यह लोग ट्रैफिक लॉज की इज्जत नहीं करते, बहुत बदतमीज हैं। ज़ॉम्बी का हाथ खिड़की पर देखकर पैसेंजर घबरा जाता है और मंगशू को चिल्लाता है कि गैस दो, दुनिया के आखिर में यहां बैठे नहीं रह सकते। हमारा प्रोटैगनिस्ट उस आदमी को डांटता है कि रेड लाइट तोड़ने की सजेशन दे रहा है और याद दिलाता है कि फाइन और लाइसेंस के पॉइंट्स कट जाएंगे। इस पागलपन के सामने एचआर मैनेजर पछताता है कि उस कार में बैठा और अपनी समझदारी पर सवाल उठाता है। कार सड़क के बीच में ज़ॉम्बीज़ से घिरी खड़ी है जब लाइट येलो होती है। आखिरकार लाइट ग्रीन होती है और वो आगे बढ़ सकते हैं। इसके साथ मंगशू एक्सेलरेटर दबाता है और कार आगे सभी क्रीचर्स को रौंदते हुए निकल जाती है। वो आदमी हमारे हीरो की ड्राइविंग स्किल्स से इंप्रेस्ड है, जो बस एक कॉन्फिडेंट मुस्कान देता है। प्रोटोगोनिस्ट फिर याद करता है कि वो 10 साल से रेसिंग गेम खेल रहा है और उसे अच्छी तरह पता है कि नाइट्रो बूस्ट क्या होता है। तभी अचानक मंगशू का एक्सप्रेशन बदलता है, जैसे वो रियर व्यू मिरर में देखता है। वो पैसेंजर को वार्निंग देता है कि एक कार उनका पीछा कर रही है। वो बेताब बाप पीछे देखता है, चिंतित, और पूछता है कि वो क्या चाहते हैं। यहां तक सजेस्ट करता है कि शायद कोई दूसरा ड्राइवर उसका कस्टमर चुराने आया हो। मंगशू उसके आइडिया पर ताना मारता है और कहता है कि दुनिया के आखिर में कोई राइड शेयर ड्राइवर नहीं बचा। उसका अनुमान है कि यह दूसरे सर्वाइवर्स होंगे जो लूटना चाहते हैं। वो आदमी हैरान होता है कि यह बंदा नॉर्मल इंसान की तरह भी बात कर सकता है। पैसेंजर क्यूरियस होकर पूछता है कि दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है। हमारा प्रोटैगनिस्ट एक सिनिस्टर मुस्कान के साथ पूरी तरह पागल एक्सप्रेशन बनाते हुए कहता है कि शायद पार्किंग गराज वाले ज़ॉम्बीज़ बदला लेने आए हों और जब रुकेंगे तो उनसे निपट लेगा। यह सुनकर वो बेताब बाप सोचता है कि दुनिया पूरी तरह पागल हो गई है। वो आदमी शांत रहने की कोशिश करता है और नर्वस मुस्कान के साथ कहता है कि उसे नहीं लगता ज़ॉम्बीज़ गाड़ी चलाना जानते हों। हमारा हीरो उससे अग्री करता है और कहता है कि तो फिर यह लोग होंगे और उन्हें ट्रिक करने का कोई तरीका सोचेंगे। तभी पैसेंजर प्रोटैगनिस्ट के चेहरे पर बदलाव नोटिस करता है और पूछता है कि क्या हुआ। एक सिस्टम नोटिफिकेशन बताता है कि उसका बुलाया हुआ बॉडीगार्ड पास में प्रकट हो गया है। वो सोचता है कि क्या यह पीछे वाली कार में हो सकता है, लेकिन आइडिया डिसमिस कर देता है क्योंकि सिस्टम ने पहले वार्निंग दी होती। उसी पल वो आदमी सामने की तरफ घबराकर इशारा करता है और चिल्लाता है कि आगे क्या आ रहा है। उनके ठीक सामने एक विशाल मस्कुलर ज़ॉम्बी रास्ता रोके खड़ा है, एक छोटे से क्रीचर को हाथ में पकड़े हुए। सिस्टम स्क्रीन उस मॉन्स्टर का एनालिसिस करती है और आइडेंटिफाई करती है, लेवल 3 स्ट्रेंथ टाइप म्यूटेंट ज़ॉम्बी। प्रोटैगनिस्ट पूरी तरह हैरान हो जाता है और सिस्टम पर चिल्लाता है कि क्या यही मॉन्स्टर वो बॉडीगार्ड है जिससे मिलना था। पैसेंजर सजेस्ट करता है कि क्रीचर को कुचल दो, लेकिन हमारा प्रोटैगनिस्ट कहता है कि उनकी प्रायोरिटी बिजनेस हैंडल करना और दवाई लेना है। तो वो एक्सेलरेटर दबाता है और सड़क के किनारे की ढलान को रैंप की तरह यूज करके उस विशाल ज़ॉम्बी के ऊपर से कूद जाता है। उस रिस्की मैनूवर के बाद वो आगे निकल जाता है और मॉन्स्टर को पीछे छोड़ देता है। प्रोटैगनिस्ट उस विशाल ज़ॉम्बी की तरफ पीछे देखकर कहता है कि वो पागल जरूर है लेकिन बेवकूफ नहीं, और वो क्रीचर काफी टफ लगता है। इसलिए वो एक्सेलरेटर दबाता है और बिना एक पल रुके उस मॉन्स्टर के पास से निकल जाता है। ऊपर से देखने पर लाल कार तेजी से दूर जाती है, जबकि उनका पीछा करने वाली सिल्वर कार उस ज़ॉम्बी के साथ सड़क के बीच में रह जाती है। उस दूसरी कार के अंदर पिंक बालों वाली एक लड़की कहती है कि उसे डर लग रहा है और सजेस्ट करती है कि वापस मुड़ जाए। ड्राइवर एक मॉकिंग मुस्कान के साथ उसे रियश्योर करता है कि डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आगे वाली कार रास्ता साफ कर रही थी। एक कनिंग नजर के साथ वो इस मौके का फायदा उठाने का फैसला करता है और बेझिझक आगे बढ़ता है। इस तरह सिल्वर कार उस म्यूटेंट ज़ॉम्बी की तरफ एक्सेलरेट करती है जो इंटरसेक्शन पर पीछे रह गया था। वो विशाल क्रीचर नए टारगेट को अपनी तरफ आते देखकर मुड़ता है, लड़ाई के लिए तैयार। उसकी लाल आंखें एक खूनी गुस्से के साथ जलती हैं। अब सेफ डिस्टेंस पर एचआर मैनेजर हमारे हीरो से पूछता है कि वो चीज क्या थी
बाकी ज़ॉम्बीज से अलग लग रही थी। मंगशू गंभीर एक्सप्रेशन के साथ जवाब देता है कि वो चीज सिस्टम का वो एडवांस्ड बॉडीगार्ड ही हो सकता है। पैसेंजर पूरी तरह कंफ्यूज्ड है, कुछ समझ नहीं आता। पूछता है कि बॉडीगार्ड क्या होता है। ठीक उनके पीछे सिल्वर कार उस हरे मॉन्स्टर के और करीब होती जाती है जो उनका इंतजार कर रहा है। तभी अचानक ठीक उस जगह एक जबरदस्त धमाका होता है जहां ज़ॉम्बी खड़ा था। हमारा प्रोटैगोनिस्ट शांति से ड्राइव करता रहता है, जबकि उनके पीछे आसमान उस धमाके से पूरी तरह लाल हो जाता है। एक सेफ जगह पहुंचने के बाद हमारा हीरो राइड का पैसा मांगता है और वो आदमी पूछता है कि कार्ड से दे सकते हैं क्या, और अपना कार्ड मंगशू को थमा देता है। कार्ड हाथ में लेते हुए प्रोटैगनिस्ट कहता है कि पैसे एम्प्लॉयज की सैलरी देने के काम आएंगे। इसके साथ सिस्टम उसे नोटिफाई करता है कि पहली राइड सक्सेसफुल रही और रिवॉर्ड में एक्सपीरियंस, पैसे और एक और एट्रीब्यूट पॉइंट मिलता है जिसे वो स्ट्रेंथ में लगाने का फैसला करता है। एचआर मैनेजर यह नजारा देखता है और नतीजा निकालता है कि भले ही मंगशू पागल है, वो अच्छे किस्म का पागल है। उसे यह भी एहसास होता है कि हमारे हीरो की मदद के बिना वो अब तक जा चुका होता और उसके साथ रहना ही उसकी सर्वाइवल का सबसे बड़ा मौका है। एक दृढ़ नजर के साथ वो अपना फैसला कर लेता है, इस पागलपन के साथ चलना है। पैसेंजर तब बातचीत शुरू करता है और पूछता है कि कंपनी में कितने एम्प्लॉयज हैं और सबके लिए खाना काफी है या नहीं। हमारा प्रोटैगोनिस्ट मौका देखकर पूछता है कि क्या वो कंपनी ज्वाइन करना चाहता है और इवैल्यूएशन के लिए खुद को इंट्रोड्यूस करने को कहता है। वो आदमी खुद को जैंग लंपिंग के रूप में इंट्रोड्यूस करता है, एक ब्रूअरी का पूर्व एचआर मैनेजर, और बताता है कि उसने ओरिजिनली इलेक्ट्रिशियन की पढ़ाई की थी। हमारा हीरो यह सुनकर एक्साइटेड हो जाता है और कहता है कि कंपनी को शुरुआत में एग्जैक्टली एक इलेक्ट्रिशियन की जरूरत है। नया एम्प्लॉय फिर पूछता है कि क्या वो अपनी बीवी और बेटे को भी साथ ला सकता है, और मंगशू बिना झिझके मुस्कुराते हुए हाँ कर देता है। तभी सिस्टम उसे वार्निंग देता है कि चाइल्ड लेबर प्रोहिबिटेड है, लेकिन हमारा प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि अगर लड़के को तनख्वाह नहीं दी तो यह एम्प्लॉयमेंट नहीं कहलाएगा। इस फ्लॉलेस प्लान के साथ वो जांग लंपिंग को रियश्योर करता है कि उसकी पूरी फैमिली कंपनी में वेलकम है। सिस्टम नए एम्प्लॉई की काम करने की चाहत और मंगशू की उसे और उसकी बीवी को हायर करने की सहमति डिटेक्ट करता है और हमारे हीरो को सैलरी निगोशिएट करने को कहता है। प्रोटैगनिस्ट सैलरी एक्सपेक्टेशंस पूछता है, लेकिन जांग लुम्पिंग कहता है कि उसे सैलरी नहीं चाहिए, बस मेहनत से काम करना है। यह जवाब सुनकर हमारा हीरो पूरी तरह भावुक हो जाता है, आंखें चमकने लगती हैं। वो नए एम्प्लॉई के हाथ थाम लेता है और कहता है कि वो कंपनी के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन सिस्टम बीच में आकर वार्निंग देता है कि कंपनी के कर्मचारियों के लिए मिनिमम सैलरी रिक्वायरमेंट है। इस नोटिफिकेशन से प्रोटोगोनिस्ट पूरी तरह स्पीचलेस हो जाता है और चेहरे पर सरकास्टिक एक्सप्रेशन आ जाता है, लेकिन जल्दी से पोस्चर बदलकर नए एम्प्लॉई को डांटता है और पूछता है कि क्या उसे लगता है कंपनी कोई फ्यूडल एम्पायर है। मॉडर्न कंपनी में एम्प्लॉयज को काम का पैसा मिलना चाहिए। हमारा हीरो यहां तक चिल्लाता है कि यह एक इटर्नल प्रिंसिपल है और इसे तोड़ा नहीं जा सकता। इसके साथ वो कहता है कि चूंकि वो कंपनी में नया है, इसलिए उसे इंटर्न के रूप में हायर करेगा और मंथली सैलरी ऑफर करता है। वो ऑफर 8,000 पर मंथ पर कंप्लीट करता है और पूछता है कि यह ठीक है। सिस्टम तब इंटर्नशिप के रूल्स डिस्प्ले करता है, मैक्सिमम 3 महीने, जिसके बाद इंटर्न एम्प्लॉई बन जाता है, थोड़ी कम सैलरी के साथ बाकियों से। इस जेनरस ऑफर के सामने जांग लंपिंग तुरंत एक्सेप्ट करता है और कहता है कि वो कंपनी ज्वाइन करने के लिए तैयार है। इस तरह मंगशू उससे हाथ मिलाता है और वेलकम करता है, कहता है कि उसी पल से कंपनी उसका घर है। प्रोटोगोनिस्ट फिर कहता है कि पेपर वर्क हैंडल करने का वक्त नहीं होगा और सजेस्ट करता है कि वो जाकर बेटी के लिए दवाई ले आए, जबकि वो अपने अपार्टमेंट वापस जाता है। जाने से पहले वो नए एम्प्लॉई को एक किचन नाइफ देता है और वार्निंग देता है कि यह सिर्फ सेल्फ डिफेंस के लिए है और कानून नहीं तोड़ना। हमारा हीरो उसे गंभीर और दृढ़ नजरों से देखता है, जवाब का इंतजार करते हुए। नाइफ हाथ में लेकर जांग लुम्पिंग वादा करता है कि वो जरूर लॉज फॉलो करेगा। इसके बाद मंगशू कार में बैठकर तेजी से निकल जाता है, अपने नए एम्प्लॉई को फार्मेसी के सामने अकेला छोड़ देता है। वो बेताब बाप साइडवॉक पर हाथ में नाइफ ले खड़ा है, पूरी तरह कंफ्यूज कि क्या करे, लेकिन थोड़ी देर बाद उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। नए हथियार के साथ खुद को काफी सेफ महसूस करता है। नए एम्प्लॉई को फार्मेसी पर ड्रॉप करने के बाद हमारा प्रोटोगोनिस्ट आखिरकार अपने अपार्टमेंट पहुंचता है। अंदर घुसते ही वो बहुत थका हुआ दिखता है, लंबे दिन के काम के बाद। इसीलिए वो अपनी गंदी शर्ट फर्श पर फेंकता है, आराम करने की तैयारी करते हुए। पूरी तरह थककर वो बेड पर गिर जाता है और सोचता है कि उसकी जिंदगी कितनी शानदार हो गई है। अपनी कंपनी है और हेल्पफुल नेबर्स भी। वहां से वो अंगड़ाई लेता है और तय करता है कि शावर लेगा और अच्छी नींद सोएगा, क्योंकि कल नया दिन है। बेड पर लेटे हुए सिस्टम उसे बताता है कि परफेक्ट लाइफ की शुरुआत परफेक्ट स्लीप से होती है।
हमारा हीरो खुश होता है कि सोते हुए भी रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं। यह सोच उसे आगे के लिए जोश से भर देती है। एक सेटिस्फाइड मुस्कान के साथ वो नतीजा निकालता है कि उसकी जिंदगी अब सच में परफेक्ट है। 2 दिन बीत जाते हैं और सारी ब्यूरोक्रेसी हैंडल करने के बाद हमारा प्रोटैगनिस्ट कंपनी वापस जाने की तैयारी करता है। वो एक्सेलरेटर दबाता है और बर्बाद हो चुकी शहर की सड़कों पर तेजी से निकलता है। इस बार जांग लुम्पिंग ड्राइव कर रहा है, जबकि मांगशू पैसेंजर सीट पर आराम से बैठकर फोन देख रहा है। फोन स्क्रीन पर उसे एक सिटीजन्स रेस्क्यू कमेटी बनने की न्यूज दिखती है, जिसमें लीडर्स के नाम हैं। उसे अजीब लगता है कि लोग इतनी जल्दी रिस्पॉन्स टीम्स बना रहे हैं और उसे लगता है कि इस कहानी में कुछ सही नहीं है। तभी अचानक उसके विचार एक सिस्टम नोटिफिकेशन से टूट जाते हैं। पास में एक स्पेशल टैलेंट है। इसके साथ हमारा हीरो खिड़की से बाहर देखता है और सड़क के बीच में कुछ ऐसा दिखता है जो उसका ध्यान खींचता है। सड़क के बीच में एक विशाल मॉन्स्टर ज़ॉम्बी जमीन पर पड़ा है, सर्वाइवर्स के एक ग्रुप से घिरा हुआ। प्रोटोगोनिस्ट उस टूटी हुई कार को पहचानता है। वही कार थी जो पहले उनका पीछा कर रही थी। वो अपने नए एम्प्लॉय को गाड़ी रोकने को कहता है। उसके कहने पर लाल कार उस नजारे के ठीक सामने रुक जाती है। जांग लुम्पिंग पास के ज़ॉम्बीज को देखता है और सोचता है कि बॉस क्या प्लान कर रहा है, लेकिन बस ऑर्डर्स फॉलो करने का फैसला करता है। मंगशू कार से निकलता है और पूरी शांति के साथ अपने एम्प्लॉई से पूछता है कि उसे क्या लगता है वो गिरा हुआ ज़ॉम्बी क्या कर रहा है। फिर हमारा हीरो एक एक्स उठाता है और मकाइंग मुस्कान के साथ कहता है कि लगता है वो मॉन्स्टर काम का इंतजार कर रहा है। बिना वक्त गंवाए वो गिरे हुए क्रिएचर की तरफ बढ़ता है, जबकि बाकी ज़ॉम्बीज उस पर हमले की तैयारी करते हैं। हमारा हीरो फिर अविश्वसनीय स्पीड से उन क्रिएचर्स पर टूट पड़ता है। एक ही स्विंग में 2 ज़ॉम्बीज को आधा कर देता है। रास्ता साफ करते हुए वो अपना हमला जारी रखता है और एक क्लीन स्ट्राइक से एक और क्रीचर को खत्म करता है। कार के अंदर से जांग लुम्पिंग अपने नए बॉस की ताकत देखकर पूरी तरह हैरान रह जाता है। पहले से छींटों से भरा हमारा प्रोटैगनिस्ट उस गिरे हुए मॉन्स्टर के पास जाता है और पूछता है कि आज कितनी कमाई हुई। विशाल क्रीचर बस घुर्राता है जवाब में, यह दिखाते हुए कि वो अभी जिंदा है। एक अम्यूज्ड मुस्कान के साथ मंगशू रियलाइज करता है कि मॉन्स्टर काम का इंतजार नहीं कर रहा था, बल्कि असल में कुचला गया था, और उसे हिम्मत रखने को कहता है। करीब जाने पर वो नोटिस करता है कि ज़ॉम्बी की टांग ठीक हो रही है और सोचता है कि क्या यह क्रीचर्स रिजेनरेट कर सकते हैं। एक्स उस क्रीचर में ढांचा छोड़कर प्रोटैगनिस्ट उसे जल्दी न करने को कहता है। सोचते सोचते उसे एहसास होता है कि यह ज़ॉम्बी बाकियों से अलग है और वो सोचने लगता है कि क्या इसे स्टडी करना चाहिए ताकि म्यूटेंट्स को बेहतर समझ सके। दूर से देखते हुए जेंग लम्पिंग सोचता है कि भले ही बॉस नॉर्मल नहीं है, वो सच में अपने एम्प्लॉयज की परवाह करता है। बिना ज्यादा सोचे वो एक्स उठाता है और एक ही बार में क्रीचर की टांग काट देता है। हमारा हीरो उस हारे हुए मॉन्स्टर के ऊपर खड़ा है, अभी अभी काटी हुई टांग हाथ में लिए। थोड़ी देर बाद वो उस अंग को परवाह किए बिना फेंक देता है। एक फियर्स एक्सप्रेशन के साथ वो क्रीचर पर बेरहमी से हमला जारी रखता है, अपनी पूरी ताकत दिखाते हुए। कार से टिककर उसका नया एम्प्लॉई सिगरेट जलाता है। उस सीन की बर्बरता से पूरी तरह शॉक्ड जांग लुम्पिंग उससे उसके एक्शंस की लीगलिटी पर सवाल करता है, लेकिन हमारा हीरो सिंपली जवाब देता है कि यह इंसान नहीं है, ज़ॉम्बी। एक सिनिस्टर मुस्कान के साथ पूछता है कि क्या ज़ॉम्बीज की रक्षा के लिए कोई लॉ है। फिर एक्सप्लेन करता है कि उसे उस मॉन्स्टर में कुछ अजीब लगा और इसे स्टडी करना साइंटिफिक रिसर्च है ताकि उसकी कमजोरियां पता चलें। रिसर्च के लिए वो लग व्रेंच उठाता है, एनालिसिस शुरू करने के लिए तैयार। टूल हाथ में लेकर अगले स्टेप के लिए तैयार होता है। एक डायरेक्ट हिट से वो लग व्रेंच से मॉन्स्टर का सिर तोड़ देता है, काफी नुकसान करते हुए। यह नजारा उसके एम्प्लॉई को पूरी तरह टेरिफाई करता है और छींटों से भिगो देता है। मॉन्स्टर के ऊपर झुककर हमारा प्रोटैगनिस्ट अपना एनालिसिस जारी रखता है। हैरानी से उसे क्रीचर के सिर के अंदर एक चमकदार लाल क्रिस्टल मिलता है और वो सोचता है कि क्या यह सुपर पावर्स देता है। उसका एम्प्लॉई पास आकर पूछता है कि यह क्या है, लेकिन हमारा हीरो पूरी तरह अनफेज्ड बस टिश्यू मांगता है हाथ पोंछने के लिए। बिना सवाल किए वो आदमी कागज का एक टुकड़ा बॉस को थमा देता है। इसके साथ प्रोटैगनिस्ट उस कागज से केयरफुली क्रिस्टल्स उठाता है, सीधे कॉन्टैक्ट से बचते हुए। आइटम हाथ में लेकर वो खड़ा होता है और एम्प्लॉई को कहता है कि अब कंपनी वापस चलते हैं। वो नतीजा निकालता है कि क्रिस्टल स्टडी करने के लिए किसी एक्सपर्ट की जरूरत होगी और प्रेसिडेंट की जॉब बस कंपनी को लीड करना है। थोड़ी देर बाद वो आखिरकार कंपनी बिल्डिंग पहुंचते हैं। पहला बिजनेस ट्रिप कंप्लीट। पीस एंड ऑर्डर का पहला मिशन सक्सेसफुल रहा। न सिर्फ ब्यूरोक्रेसी हैंडल हुई, बल्कि 3 नए टैलेंट्स भी हायर हुए। अपने बॉस को देखते हुए जांग लुम्पिंग सोचता है कि क्या सच में उसे इस माहौल में नई जॉब मिल गई, और नतीजा निकालता है कि उसकी अपनी समझ कब की जा चुकी है। बिल्डिंग के अंदर जाते हुए हमारा हीरो अनाउंस करता है कि कंपनी को वीकली रिपोर्ट्स चाहिए होंगी
और नया एम्प्लॉई कहता है कि वो सब कुछ ऑब्जेक्टिवली रिकॉर्ड करेगा। प्रोटैगोनिस्ट उन नामों से इरिटेट हो जाता है जो उसने मेंशन किए और सोचता है कि एक औरतों से और दूसरा बच्चों से पैसे बनाता है। एक फायरी ऑरा के साथ वो डिक्लेयर करता है कि वो जो पैसे कमाएगा वो सबसे आएंगे, मर्द, औरत और बुजुर्ग। फिर वो अपने नए इंटर्न की तरफ देखता है और मुस्कुराते हुए सोचता है कि यह बहुत मैलिएबल है और 3 महीने में फुल टाइम हायर होने का अच्छा मौका है। जैसे वो बिल्डिंग में घुसते हैं, रिसेप्शन पर एक बड़ा ताकतवर आदमी येलो कैप पहने उनका इंतजार कर रहा है। तभी अचानक वो आदमी रिवील होता है कि ज़ॉम्बी है और उन पर हमले के लिए झपटता है। लेकिन मांगशू इंटिमिडेट नहीं होता और एक्स हाथ में लेकर कॉम्बैट के लिए तैयार हो जाता है। एक डायरेक्ट हिट से प्रोटैगनिस्ट क्रीचर को मारता है और चिल्लाता है कि वो नेबर्स हैं और उसे बेटर मैनर्स रखनी चाहिए थी। इस छोटे से लेसन के बाद जांग लुम्पिंग तालियान बजाता है और हमारा हीरो कहता है कि उसे मेहनती लोग पसंद हैं जो सीखने को तैयार हों। अगले दिन पीस एंड ऑर्डर कंपनी में नया वर्क डे शुरू होता है। जांग लुम्पिंग अपनी फैमिली के साथ आता है और बेटी को इंस्ट्रक्ट करता है कि बॉस की रिस्पेक्ट करे और प्रिटेंड करे कि अपोकलिप्स हो ही नहीं रहा। वो अपनी बीवी को एक्सप्लेन करता है कि काम नहीं करेंगे तो खाना नहीं मिलेगा। वो औरत तब रियलाइज करती है कि शायद उनका नया बॉस उतना पागल नहीं है जितना उसने सोचा था। लेकिन उसका पति उसे बीच में रोककर जोर देता है कि मांगशू की मेंटल स्टेट परफेक्टली नॉर्मल है और उसे मिलने के लिए तैयार हो जाए। फिर वो अपनी बीवी से सभी बैंक कार्ड्स और फैमिली की सेविंग्स मांगता है। एक डिटर्मिन्ड नजर के साथ अनाउंस करता है कि वो उन पैसों से कुछ बहुत बड़ा करने वाला है। ऑफिस में घुसते हुए उन्हें शेंजाओ और हमारा प्रोटैगनिस्ट पहले से अपनी डेस्क्स पर काम करते मिलते हैं। वो नौजवान औरत पूरी तरह फोकस्ड है, नॉन स्टॉप टाइपिंग कर रही है। जंग लुम्पिंग फिर अपनी फैमिली को मंगशू से मिलवाता है जो मुस्कुराते हुए वेलकम करता है और कहता है कि बहुत सारी खाली डेस्क्स हैं, जो चाहें चुन लें। इसीलिए हमारा हीरो उस औरत को इंस्ट्रक्ट करता है कि बच्चे को कहीं बैठने की जगह ढूंढने में मदद करे और वो बिना सवाल किए मान जाती है। जांग लुम्पिंग की बीवी पूरी तरह खोई हुई है, समझ नहीं आ रहा कि वो कहाँ है और क्या हो रहा है। जैसे नई फैमिली सेटल होती है, शेंजाओ अपनी डेस्क पर काम करती रहती है, लेकिन पीछे हो रही बातों से क्लियरली परेशान दिखती है। वहां से जांग लुम्पिंग हमारे प्रोटैगनिस्ट के पास आता है और मुस्कुराते हुए अपना क्रेडिट कार्ड एक छोटे से गिफ्ट के रूप में ऑफर करता है। हमारा हीरो इस ब्राइब को देखकर बहुत एक्साइटेड हो जाता है और सोचता है कि उसके नए एम्प्लॉई को एग्जैक्टली पता है कि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए चीजें कैसे काम करती हैं। लेकिन सिस्टम जल्दी से उसकी खुशी पर पानी फेर देता है और उसे ब्राइब एक्सेप्ट करने की सोचने पर भी डांटता है, जिससे मांगशू इतने सारे रूल्स से काफी फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। सही तरीके से काम करने पर मजबूर होकर हमारा प्रोटैगनिस्ट चेयर पर पीछे झुकता है और जांग लुम्पिंग को बताता है कि उसके एटीट्यूड से वो कितना निराश है। नया एम्प्लॉई तुरंत प्रमोशन के लिए ब्राइब करने की कोशिश पर माफी मांगता है और हमारा हीरो माफी एक्सेप्ट करता है, लेकिन वार्निंग देता है कि यह गलती दोबारा न हो। शिंजो पूरी बातचीत सुन लेती है और हैरान होती है कि यह अजीब सी कंपनी एक्चुअली काफी लेजिटिमेट है। जांग लुम्पिंग फिर फुल टाइम हायर होने के चांसेस के बारे में पूछता है और मंगशू उसे एनकरेज करता है कि मेहनत करे तो कंपनी जरूर प्रमोट करेगी, लेकिन मन में सोचता है कि अभी आया है और पहले ही प्रमोशन की सोच रहा है, थोड़ा एम्बिशियस है। तो हमारा प्रोटैगनिस्ट शेंजाओ को कहता है कि नए एम्प्लॉयज के ऑफिशियल एंट्री के लिए 2 वर्क कॉन्ट्रैक्ट्स प्रिंट करें। वो औरत शिकायत करती है कि लाइट गई हुई है और काम पूरा नहीं कर पाई, लेकिन मंगशू सिंपली कहता है कि जरूरत हो तो हाथ से लिखे। वो उसकी इनिशिएटिव की कमी पर डांटता है और सजा के तौर पर उसकी सैलरी आधी कर देता है, 20,000 से 10,000। शेंजाओ बिना शिकायत के सजा एक्सेप्ट करती है और मानती है कि गलती उसी की थी। हमारा हीरो फिर उसे इंस्ट्रक्ट करता है कि कपल को कॉन्फ्रेंस रूम में ले जाए कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने के लिए, और साथ ही चाइवे, मैनेजर जांग और 2 और नए एम्प्लॉयज के लिए भी कॉपीज बनाए जो रास्ते में है। मुस्कुराते हुए शेंजाओ बॉस के ऑर्डर्स मानने के लिए तैयार हो जाती है। थोड़ी देर बाद सिस्टम मंगशू को इन्फॉर्म करता है कि कंपनी अब फुली ऑपरेशनल है और पोजीशंस रिस्ट्रक्चर करने के लिए मीटिंग होल्ड कर सकता है। एक नया टास्क एक्टिवेट होता है, वो मीटिंग करे, और रिवॉर्ड है 50 एक्सपीरियंस पॉइंट्स, 10 एट्रीब्यूट पॉइंट्स और 3 स्किल पॉइंट्स। हमारा प्रोटैगनिस्ट इस जेनरस रिवॉर्ड को देखकर बहुत एक्साइटेड हो जाता है और तय करता है कि यह मीटिंग जरूर होनी चाहिए। बिना वक्त गंवाए वो चाइवे और मैनेजर जांग को कॉल करता है और मीटिंग में चलने को कहता है। वो कॉन्फ्रेंस रूम में घुसता है और सबको बताता है कि मीटिंग पहले होगी और कॉन्ट्रैक्ट्स की कॉपीज बाद में। बॉस के आते ही सब सम्मान में खड़े हो जाते हैं, पल की गंभीरता दिखाते हुए। जांग लुम्पिंग हमारे हीरो के लिए चेयर खींचता है, अपनी चापलूसी दिखाते हुए। उसकी बीवी पति के एटीट्यूड से कंफ्यूज्ड है, लेकिन जल्दी समझ जाती है कि क्या करना है। वो चमकते हुए रियलाइज करती है कि नए बॉस को खुश करने के लिए क्या करना होगा। वो आगे बढ़कर मंगशू को सोडा ऑफर करती है, दिखाते हुए कि उसे भी गेम खेलनी आती है।
हमारा प्रोटैगोनिस्ट अपने नए एम्प्लॉयज की क्वालिटी की तारीफ करता है और कहता है कि वो लाजवाब हैं। इधर शिनजाओ पूरा नजारा सार्कास्टिक एक्सप्रेशन के साथ देखती है, महसूस करते हुए कि उसे पीछे छोड़ा जा रहा है। वो जोर से टेबल पर पेन ठोकती है, अपनी फ्रस्ट्रेशन जाहिर करते हुए। एक फायरी ऑरा के साथ वो खड़ी होती है और डिक्लेयर करती है कि वो वेटरन एम्प्लॉई है जिसे बॉस सबसे ज्यादा पसंद करता है और नए लोगों को ज्यादा घमंड नहीं करना चाहिए। शिनजाओ पीछे नहीं हटती और बॉस के कंधे दबाने की ऑफर करती है, कहती है कि वो बिजनेस ट्रिप से थके होंगे। वो डींग मारती है कि उसने अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है और सोशल सिचुएशंस हैंडल करना जानती है। जबकि हमारा प्रोटैगोनिस्ट बस मोमेंट एंजॉय करता रहता है। मीटिंग रूम का नजारा काफी बिजार है। चाइवे, मैनेजर जांग और यहां तक कि वो बच्ची भी टेबल पर आराम से सो रही है। प्रोटैगोनिस्ट अपने ड्रिंक की एक घूंट लेता है और आखिरकार चुप होने को कहता है ताकि सब शांत हों। सबका ध्यान मिलते ही वो कंपनी की पहली ऑफिशियल मीटिंग शुरू करने की तैयारी करता है। वो कंपनी रिस्ट्रक्चर करना शुरू करता है, 2 बिजनेस डिवीजन्स बनाता है, एक सैनिटेशन और क्लीनिंग के लिए और दूसरा कम्युनिकेशन और सर्विसेज के लिए, सबके लिए नए लीडर्स और पोजीशंस के साथ। फिर वो कंपनी का सबसे जरूरी रूल एस्टैब्लिश करता है, ह्यूमंस और ज़ॉम्बीज के बीच बिना किसी भेदभाव के हार्मोनियस कोएग्जिस्टेंस। नए रूल के सामने ह्यूमन एम्प्लॉयज तालियां बजाते हैं, जबकि ज़ॉम्बीज बस गुर्राकर अप्रूवल देते हैं। हमारा हीरो फिर सवालों के लिए फ्लोर ओपन करता है और कहता है कि कंपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच को सपोर्ट करती है। इसके साथ वो शिनजाओ को बोलने का मौका देता है, जिसे कुछ जरूरी कहना लग रहा था। वो औरत पूछती है कि कंपनी का मेन फोकस क्या होगा और वो एक्सप्लेन करता है कि वो बिल्डिंग की क्लीनिंग हैंडल करेंगे और वंसयंग इंटरनेशनल की कॉल्स भी लेंगे। सिस्टम उसे नोटिफाई करता है कि एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस एक्सीलेंट है और वो उसे कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट्स हाथ से लिखे और नए कपल को दूसरी कंपनी भेजने के लिए स्प्रेडशीट्स तैयार करे। सब कुछ सेटल होने के बाद प्रोटैगनिस्ट मीटिंग अजर्न करता है और सब एक्शन प्लान से सेटिस्फाइड दिखते हैं। सिस्टम उसे डिसाइसिव और एफिशिएंट मीटिंग पर बधाई देता है और बताता है कि अब बस दूसरी कंपनी की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, फिर आराम मिलेगा। टास्क परफेक्ट रेटिंग के साथ कंप्लीट होता है और बिना एक पल सोचे हमारा हीरो अपने सारे नए एट्रीब्यूट पॉइंट्स एजिलिटी में लगा देता है। मीटिंग अजर्न होने के बाद प्रोटैगनिस्ट सभी एम्प्लॉयज को डिसमिस करता है, लेकिन रूम से निकलते हुए वो देखता है कि चाइवे और मैनेजर जांग कुछ खाने में मशगूल हैं। वो वहां खड़ा यह नजारा देखता रहता है जबकि दोनों बिना बॉस की प्रेजेंस नोटिस किए खाते रहते हैं। तभी अचानक उसके गले में पहना हुआ लाल क्रिस्टल तेजी से चमकने लगता है। उस चमक से दोनों क्रीचर्स तुरंत खाना बंद कर देते हैं और उसे पूरी तरह मेस्मराइज्ड होकर देखते हैं। हमारा हीरो तब समझता है कि क्या हो रहा है और नेकलेस पकड़कर पूछता है कि क्या यही चाहते हो। 2 पपीज की तरह वो दोनों बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं और हमारा प्रोटैगनिस्ट डिस्कवर करता है कि यह एक एवोल्यूशन क्रिस्टल है। इस नई डिस्कवरी के साथ उसके पास अब अपने ज़ॉम्बी एम्प्लॉयज को कंट्रोल करने का परफेक्ट टूल है। वो फिर ह्यूमन एम्प्लॉयज की तरफ मुड़कर कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट्स फिनिश करें और ऑफिस साफ करें। एक कॉन्फिडेंट मुस्कान के साथ प्रोटैगनिस्ट डिक्लेयर करता है कि उनके पास 3 दिन हैं पूरी बिल्डिंग साफ करके एक रियल कंपनी बनाने के लिए। वो क्रिस्टल को एक स्टिक के सिरे पर लटकाता है और उन्हें जल्द से जल्द पता लगाने को कहता है कि वो रूबी क्या करती है। सिस्टम तब उस आइटम की डिटेल डिस्क्रिप्शन डिस्प्ले करता है। यह एक बेसिक स्ट्रेंथ टाइप एवोल्यूशन क्रिस्टल है, लेकिन इसमें वायरल इन्फेक्शन का हाई चांस है। हमारा हीरो इन्फॉर्मेशन एनालाइज करता है और समझता है कि क्रिस्टल खाने से स्ट्रेंथ एनहांसमेंट मिलती है। एक शरारती मुस्कान के साथ सोचता है कि उसे अपने एम्प्लॉयज को यानी डायरेक्ट करने का सबसे अच्छा तरीका मिल गया। तो वो नया कंपनी रूल एस्टैब्लिश करता है, जो किसी को काटे उसे कोई रूबी नहीं मिलेगी। दोनों ज़ॉम्बीज क्रिस्टल तक पहुंचने के लिए बेताब हो जाते हैं। मुस्कुराते हुए हमारा हीरो अपने दोनों ज़ॉम्बी एम्प्लॉयज को मेहनत से काम करने और कंपनी साफ करने को कहता है। दोनों क्रिएचर्स बहुत मोटिवेटेड दिखते हैं और बिल्डिंग की जनरल क्लीनअप शुरू करने के लिए तैयार हैं। उनका जोश देखकर प्रोटैगनिस्ट कहता है कि वो इसे हाँ मान लेगा और समझ गए हैं। उसी पल उसके ह्यूमन एम्प्लॉयज दरवाजे पर आकर बताते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए तैयार हैं और हमारा हीरो कहता है कि आ रहा है। ऑफिस में पहुंचकर वो नए एम्प्लॉय की फैमिली को देखता है और उस औरत से पूछता है कि बेटी को दवाई लेने के बाद बेहतर महसूस हो रहा है क्या। जैंग लुम्पिंग की बीवी बताती है कि बुखार तो उतर गया, लेकिन लड़की अभी भी ठीक नहीं है और समझ नहीं आ रहा क्यों। हमारा प्रोटैगनिस्ट उसे कहता है कि काम करते हुए बेटी की हेल्थ पर ध्यान रखे, क्योंकि बच्चे ही भविष्य हैं। वहां से सिस्टम उसे नोटिफाई करता है कि सबोर्डिनेट्स की देखभाल करना एक अच्छे बॉस की सबसे जरूरी जिम्मेदारी है और रिवील करता है कि उस लड़की को एक स्पेशल म्यूटेंट इन्फ्लेमेशन है जो फैलने लगी है। एक नया टास्क एक्टिवेट होता है, एम्प्लॉयज की देखभाल करो और इन्फ्लेमेशन का इलाज करो। हमारा हीरो इस मिशन से शॉक हो जाता है। अनॉयड एक्सप्रेशन के साथ सोचता है कि उसे कुछ भी क्योर करना नहीं आता, बस पेट दर्द
और जुकाम के नुस्खे जानता है। लेकिन तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो सिस्टम शॉप खोलता है कि शायद वहां कोई स्पेशल मेडिसिन मिले। शॉप खोलने पर उसे कोल्ड मेडिसिन का एक बॉक्स मिलता है जो उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लगता है। बिना सोचे वो परचेज कंफर्म करता है और सिस्टम नोटिफाई करता है कि एक्सचेंज सक्सेसफुल रहा। मेडिसिन का बॉक्स उसके हाथ में आ जाता है, जबकि जांग लुम्पिंग की बीवी पूरी तरह क्लूलेस होकर देखती रहती है। एक कॉन्फिडेंट मुस्कान के साथ वो बहाना बनाता है कि उसके एक दोस्त ने यह स्पेशल मेडिसिन डेवलप की है, अगर बेटी को दे दे तो ठीक हो जाएगी। जाने की तैयारी करते हुए जांग लुम्पिंग पूछता है कि बॉस कहाँ जा रहे हैं, और शेंजाओ ऑफर करती है कि वो भी साथ चलेगी। कहती है कि उसने फ्लायर डिस्ट्रीब्यूशन टेक्निक प्रैक्टिस की है। वो बड़े डिटर्मिनेशन के साथ कहती है कि अब वो बहुत क्विकली फ्लायर्स डिलीवर कर सकती है और जरूर मदद कर सकती है। लेकिन हमारा प्रोटैगनिस्ट सीरियस एक्सप्रेशन के साथ उसे बीच में रोकता है और कहता है कि यह फ्लायर्स बांटने के बारे में नहीं है, जिससे वो एम्प्लॉई अपनी वर्थ प्रूव करने की चिंता में पड़ जाती है। वो फिर एक्सप्लेन करता है कि वानसियांग इंटरनेशनल में बहुत सारे एम्प्लॉईज हैं और वो वहां सुपरवाइजर लिन को ढूंढने जा रहा है उनकी डाउनसाइजिंग में मदद करने के लिए। एक्स हाथ में लेकर एक सिनिस्टर मुस्कान के साथ हमारा हीरो जाने की तैयारी करता है। तीनों एम्प्लॉईज पूरी तरह क्लूलेस पीछे रह जाते हैं। वो डिक्लेयर करता है कि पहले वो डरपोक था और सिर्फ पोजीशनिंग से ज़ॉम्बीज को निपटाता था, लेकिन आज वो पूरी ताकत से जाएगा, ज़ॉम्बीज से ज़ॉम्बीज को निपटाएगा। इसके साथ वो अलविदा कहता है और एम्प्लॉईज उसे केयरफुल रहने की दुआ देते हैं। जैसे ही वो ऑफिस छोड़ता है, बाकी सब चुप हो जाते हैं और शेंजाओ सबको इशारे से चुप रहने को कहती है। जंग लुम्पिंग की बीवी अपने पति से पूछती है कि क्या वो सच में वो दवाई बेटी को देनी चाहिए, और वो जवाब देता है कि मंगशू उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा और उन्हें सब कुछ ट्राई करना होगा। वो ऐड करता है कि इस वक्त उनके पास कोई और चॉइस नहीं है, और दोनों ऑफिस के उस तरफ बेटी की तरफ चलते हैं। लड़की के पास पहुंचकर माँ उसे पानी के ग्लास के साथ दवाई देती है। बच्ची ग्लास लेती है और बिना शिकायत किए सब कुछ पी लेती है। उसके माँ बाप पूरे नर्वस और एंग्शियस होकर यह नजारा देखते हैं। तभी अचानक लड़की आंखें खोलती है, पूरी तरह ठीक लग रही है, और मुस्कुराते हुए माँ को बुलाती है। फिर वो बाप की तरफ इशारा करके कहती है कि माँ ने झूठ बोला था, उन्होंने कोई प्लास्टिक सर्जरी नहीं करवाई। दोनों इस कमेंट से पूरी तरह कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। माँ बाप अपनी बेटी की कमेंट से बेहद शर्मिंदा हैं और कुछ बोलते नहीं बनता। कंफ्यूजन को एक तरफ रखते हुए माँ बेटी को कसकर गले लगा लेती है, जबकि बाप खुशी से सेलिब्रेट करता है कि वो ठीक हो गई। इधर शेंजाओ दरवाजे के पास चुपचाप रो रही है, सोचती है कि उसके माँ बाप अब कैसे होंगे। लेकिन जल्दी ही वो चौंक कर पलटती है जब उसे रियलाइज होता है कि दवाई लेने के 1 मिनट से भी कम में वो लड़की ठीक हो गई। वो सोचने लगती है कि कहीं वो किसी अम्ब्रेला जैसी कॉर्पोरेशन में तो नहीं आ गई, और नतीजा निकालती है कि उसका बॉस मंगेशू सिंपली इनक्रेडिबल है। दूर हमारा प्रोटैगनिस्ट कंधे पर एक रखे सीढ़ियां चढ़ रहा है, मिशन के लिए तैयार। सिस्टम उसे बधाई देता है कि उसने एक एम्प्लॉय की बेटी के इलाज के लिए 20 पॉइंट्स खर्च किए, और कहता है कि उसे गर्व है कि उसने अपनी ह्यूमैनिटी नहीं खोई। टास्क सुपर परफेक्ट रेटिंग के साथ कंप्लीट होता है और उसे 15 एक्सपीरियंस, 50,000 कैश, 5 पॉइंट्स और एक और एट्रीब्यूट पॉइंट मिलता है। इसके अलावा एक सीक्रेट अचीवमेंट अनलॉक होती है, टैलेंटेड एंड वर्चुअस, जो उसे आधा एट्रीब्यूट पॉइंट और 5,000 कैश और देती है। हमारा हीरो इस तारीफ से बहुत खुश होता है और सिस्टम से कहता है कि कॉम्प्लीमेंट्स करता रहे क्योंकि उसे सुनना अच्छा लगता है। एक स्मग मुस्कान के साथ वो नए पॉइंट स्पिरिट में लगाने का फैसला करता है और लेवल 20 पर पहुंचता है, ताकि कोई फिर कभी उसकी मेंटल स्टेट पर सवाल न उठाए। वो अपने स्टैट्स एनालाइज करता है और नतीजा निकालता है कि भले ही ठीक हैं, कॉन्स्टिट्यूशन और स्पिरिट अभी भी कम है, और तय करता है कि अगली बार पहले स्पीड मैक्सिमाइज करेगा। रास्ते पर चलते हुए वो सीढ़ियों के ऊपर 2 ज़ॉम्बीज से आमना सामना होता है जो रास्ता रोके खड़े हैं। दोनों क्रीचर्स लेवल 1 ज़ॉम्बीज हैं और किसी भी पल हमला करने के लिए तैयार लग रहे हैं। एक दृढ़ नजर के साथ हमारा प्रोटैगनिस्ट डिक्लेयर करता है कि अपोकलिप्स में बहुत ज्यादा एम्प्लॉईज होना बिजनेस के लिए अच्छा नहीं है, और वो डाउनसाइजिंग में मदद करने आया है। इसके साथ वो आगे बढ़ता है और पहले एम्प्लॉई को एक्स स्विंग से ले ऑफ करता है, पुअर कस्टमर सर्विस के लिए। पहले को निपटाने के बाद हमारा हीरो सीढ़ियां दौड़ते हुए अगले टारगेट की तरफ बढ़ता है। फिर दूसरे क्रीचर को बेसिक प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस की कमी के लिए ले ऑफ करता है। रास्ता साफ होने के बाद वो खून से सनी सीढ़ियां चढ़ता है और एक बड़े लकड़ी के दरवाजे के पीछे से आवाजें सुनता है। एक मॉकिंग मुस्कान और गंदे चेहरे के साथ कमेंट करता है कि उसके लिए बड़े ग्रैंड रिसेप्शन का इंतजाम है। दरवाजे के सामने रुककर खुद को मैंगशू पीस एंड ऑर्डर से इंट्रोड्यूस करता है और अनाउंस करता है कि डाउनसाइजिंग में मदद करने आया। क्वर्के ऑफिस में घुसते ही ज़ॉम्बीज की एक और हॉर्ड सामने होती है और लड़ाई फिर शुरू हो जाती है। हमारा प्रोटैगनिस्ट एजिलिटी के साथ मूव करता है और एक्स से एक ज़ॉम्बी पर सॉलिड हिट लगाता है। वो डेडली डांस जारी रखता है
हमले डॉज करता है और लगातार काउंटर अटैक करता है। उसके चेहरे पर सैटिस्फाइड मुस्कान है, जैसे वो इस क्लीनअप को एंजॉय कर रहा है। थोड़ी ही देर में ऑफिस का फर्श लेड ऑफ एम्प्लॉयज से भर जाता है और हमारा हीरो डिक्लेयर करता है कि काम हो गया। वो आखिरी दरवाजे के पास जाता है और सुपरवाइजर लिन को कहता है कि इतना एक्साइटेड ना हो। वो लेऑफ्स में मदद करके ऑनर्ड फील कर रहा है और उसे अपनी कंपनी में जॉब भी ऑफर करता है। इधर बिल्डिंग के बाहर जिंदगी अपने कैओटिक कोर्स पर चल रही है, लेकिन पास की एक फ्रूट शॉप में एक जाना पहचाना चेहरा खिड़की से झांक रहा है। वो ब्लॉन्ड गाय जो पहले भाग गया था, वो अपने हाइडआउट से सड़क देख रहा है, जो खुद भी हारे हुए क्रीचर्स से भरा पड़ा है। एक सुपीरियर एयर के साथ वो ब्लॉन्ड गाय, जिसे अब हम मंग जुनपांग के नाम से जानते हैं, वंसियांग इंटरनेशनल का पूर्व डेप्यूटी मैनेजर, डिक्लेयर करता है कि रिसोर्सेज के लिए उससे कोई नहीं लड़ेगा। एक दूसरे सर्वाइवर के साथ वो धमकी देता है कि रास्ते में आने वाले सबको खत्म कर देगा। एक सैडिस्टिक मुस्कान के साथ वो कमेंट करता है कि अपोकलिप्स बढ़िया है क्योंकि बिना किसी नतीजे के जो चाहो कर सकते हो, और कहता है कि काश और सर्वाइवर्स आते जिनके साथ वो खेल सके। तभी अचानक वो नोटिस करता है कि कोई आ रहा है और अपने दोनों साथियों को तेजी से काम करने को कहता है। खिड़की से झांकते हुए वो बाहर जो देखता है उससे पूरी तरह हैरान रह जाता है। वो समझ नहीं पाता कि एक इंसान ज़ॉम्बीज के साथ कैसे चल रहा है और क्रिएचर्स कैसे मूव कर रहे हैं। तभी कुछ और भी बिज़ार होता है। एक फ्राइड चिकन स्टॉल उड़ती हुई सड़क से गुजरती है। वो आदमी पूरी तरह घबरा जाता है और सोचता है कि यह क्या बला है। इधर सिस्टम हमारे प्रोटैगोनिस्ट को इन्फॉर्म करता है कि वानसियांग इंटरनेशनल की नाइट शिफ्ट के सारे एम्प्लॉयज ले ऑफ हो गए और उसके पास 3 नए ऑप्शंस हैं। टास्क का पहला फेज सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ और उसे एक्सपीरियंस पॉइंट्स और 5 लाख कैश मिलता है। ज़ॉम्बी मैनेजर भी कमेंट करता है कि पुराने मैनेजर को ट्रैश में फेंकने से फ्यूचर कोलैबोरेशंस में प्रॉब्लम हो सकती है। एक दृढ़ नजर के साथ हमारा हीरो पहला ऑप्शन चुनता है, लड़ाई जारी रखो। बाकी ऑप्शंस थे धीरे धीरे एक्सपैंड करो या दूसरी कंपनी के साथ विन विन कून ऑपरेशन ढूंढो। वो अपने 1.5 पॉइंट्स एगिलिटी में लगाने का सोचता है, लेकिन फिर बेहतर सोचकर एक्सपीरियंस पॉइंट्स अभी के लिए बचाने का फैसला करता है। बिल्डिंग को देखते हुए डिक्लेयर करता है कि जब तक पूरी जगह पर कंट्रोल नहीं होगा उसे चैन नहीं मिलेगा। उसी पल सिस्टम उसे नोटिफाई करता है कि एम्प्लॉई K3 सैनिटेशन और क्लीनिंग डिपार्टमेंट की टीम 1 का लीडर डेजिग्नेटेड लोकेशन पर पहुंच गया है। हमारा प्रोटैगोनिस्ट उस फ्राइड चिकन स्टॉल को देखता है और रियलाइज करता है कि इसका मतलब है कि वो खाते हुए मिशंस कर सकता है। इसके साथ वो अपने नए एम्प्लॉई के पास जाता है, एक रेड हेयर्ड ज़ॉम्बी, और तारीफ करता है कि रास्ते में बहुत मेहनत की। अपने हाइडआउट में छिपा मंग जुनपांग इस नज़ारे से पूरी तरह शॉक्ड है और सोचता है कि वो पागल हो रहा है क्योंकि कुछ समझ नहीं आ रहा। हमारा हीरो फिर नए एम्प्लॉई लाई स्यांग को पहला ऑर्डर देता है, 2nd और 3rd फ्लोर के सभी ज़ॉम्बीज क्लियर करो और फिर बाकियों के साथ मिलकर पूरी क्लीनिंग करो। बिना वक्त गंवाए वो क्रीचर को काम पर भेजता है और चिकन स्टॉल तेज रफ्तार से निकल जाती है। रेड हेयर्ड ज़ॉम्बी आगे छलांग लगाता है, पहला क्लीनिंग मिशन पूरा करने के लिए तैयार। इंप्रेसिव स्पीड के साथ वो क्रीचर बिल्डिंग की तरफ बढ़ता है काम शुरू करने के लिए। वापस हाइडआउट में मंग जुनपांग ये नजारा देखता है और उसका एक साथी ज़ॉम्बी मैनेजर को पहचानता है। नीचे की बिल्डिंग का मैनेजर ब्लॉन्ड गाय सिचुएशन के बारे में क्यूरियस हो जाता है और तय करता है कि उसे करीब जाकर देखना होगा कि वो ज़ॉम्बी बाकियों से अलग क्यों है। सीन फिर बदलता है। शहर की इमारतें दिखती हैं जो अब पूरी तरह तबाही में हैं। हमारा प्रोटैगनिस्ट एक साफ फर्श हो चुके हॉलवे में चलते हुए काम की तारीफ करता है। सब कुछ ऑर्डरली है और वाइटैलिटी से भरा है। ऑफिस में पहुंचने पर नया एम्प्लॉई कपल बड़े उत्साह से बॉस को बुलाते हुए वेलकम करता है। थोड़ी देर बाद दोनों शुक्रगुजारी में झुकते हैं और कहते हैं कि डायरेक्टर मंग उनके परिवार के सेवियर हैं। मुस्कुराते हुए हमारा हीरो कहता है कि अगर सच में शुक्रिया करना है तो बस मेहनत करके कंपनी की प्रोडक्टिविटी बढ़ाओ और जल्दी फुल टाइम एम्प्लॉय बनो। कपल कहता है कि वो अपना बेस्ट करेंगे और वो छोटी लड़की भी अंकल मंग को शुक्रिया कहती है, हालांकि उसकी अपीयरेंस से थोड़ी डरी हुई है। जंग लंपिंग बेटी को डांटता है और कहता है कि ग्रैंडपा मेंग बुलाए, लेकिन वो जवाब देती है कि वो इसके लिए बहुत जवान है। वो आदमी सोचता है कि इससे भी ज्यादा चाहता है। वो डायरेक्टर मंग को पूर्वज की तरह पूजना चाहता है क्योंकि उनके बिना वो कहीं नहीं होता। वो छोटी लड़की हमारे प्रोटैगनिस्ट को ग्रैंडपा मंग बुलाती है और वो उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहता है कि वो पीस एंड ऑर्डर का भविष्य है। एक सिनिस्टर मुस्कान के साथ हमारा हीरो मन में सोचता है कि जिसके सिर पर डायरेक्टर मंग हाथ फेरे वो खुशी खुशी ओवरटाइम करता है। फिर वो एम्प्लॉयज को एक स्पीच देता है कि कंपनी अभी शुरू हो रही है और 4th फ्लोर साफ करने के बाद सब दूसरे फ्लोर्स भी साफ करें। नई फैमिली बॉस की स्पीच पर तालियां बजाती है, पूरी तरह इंस्पायर्ड। हमारा प्रोटैगनिस्ट अलविदा कहता है कि उसके पास कुछ बिजनेस प्लान्स हैंडल करने हैं और सबको वापस काम पर लगने को कहता है। तभी अचानक एक सिस्टम नोटिफिकेशन आती है
एम्प्लॉई जांग ताओ का काम के दौरान एक्सीडेंट हुआ और वो चल बसा, जिससे हमारा हीरो कंफ्यूज्ड हो जाता है। वो घबरा जाता है जब देखता है कि उसे 1,14,00,000 युआन का कॉम्पेंसेशन देना होगा। थोड़ी देर बाद सिस्टम इन्फॉर्म करता है कि एम्प्लॉई ह्यूमन नहीं था, इसलिए कॉम्पेंसेशन कम होकर 3,80,000 युआन हो गया और अपील नहीं कर सकता क्योंकि लीगल डिपार्टमेंट नहीं है। स्क्रीन आगे एक्सप्लेन करती है कि लीगल डिपार्टमेंट होती तो कॉम्पेंसेशन और कम हो सकता था और हमारे हीरो की कॉम्पेंसेशन देने की सहमति की तारीफ करती है। इसके साथ वो पायोनियर ऑफ कॉन्शियंस अचीवमेंट अनलॉक करता है और 1,00,000 कैश और आधा एट्रीब्यूट पॉइंट मिलता है। हमारा प्रोटोगोनिस्ट राहत की सांस लेता है कि पूरा अमाउंट नहीं देना पड़ा। उसका एक्सप्रेशन पूरी तरह बदल जाता है और गुस्से भरी नजर के साथ रियलाइज करता है कि किसी ने उसके एम्प्लॉई को निपटाने की हिम्मत की। एक विकेट मुस्कान के साथ सोचता है कि अगली बार कोई एम्प्लॉई जाने वाला हो तो पहले उसे खुद फायर करना होगा, क्योंकि टर्मिनेशन हमेशा सस्ता पड़ता है। फिर वो कपल की तरफ मुड़कर अनाउंस करता है कि उसका एक बेस्ट एम्प्लॉई जांग ताओ, कंपनी का वेटरन, मेहनत से काम करते हुए चला गया। वो अपनी ड्रामेटिक स्पीच जारी रखता है और कहता है कि जांग ताओ कंपनी बनने से भी पहले उसका राइट हैंड मैन था और सबसे मुश्किल वक्त में उसका साथ दिया। ऑस्कर वर्दी परफॉर्मेंस के साथ वो पीछे झुककर चिल्लाता है कि उसका दिल टूट गया है। उसकी उदासी जल्दी गुस्से में बदल जाती है और वो उठकर दीवार पर मुक्का मारता है, पूछता है कि यह किसने किया। फिर सबको इकट्ठा होने का हुक्म देता है। पूरी टीम असेंबल्ड होने पर वो ऑर्डर देता है कि 200 फ्राइड चिकन स्ट्रिप्स वाली कार्ट तैयार करो, लेकिन वार्निंग देता है कि कोई खाए नहीं वरना उससे डील करनी होगी। हमारा प्रोटोगोनिस्ट फिर ह्यूमन एम्प्लॉइज को वार्निंग देता है कि केयरफुल रहें और दूसरे फ्लोर्स पर ना जाएं। जंग लुम्पिंग कहता है कि वो ऑर्डर्स फॉलो करेंगे। वहां से हमारा हीरो डिक्लेयर करता है कि हंटिंग टाइम है और सिर्फ वही उसके एम्प्लॉइज को निपटा सकता है। बिना एक पल सोचे वो बदला लेने के लिए एजिलिटी पर पॉइंट्स लगाने का फैसला करता है। सिस्टम कंफर्म करता है और उसकी एजिलिटी 18 हो जाती है, ह्यूमन लिमिट्स के करीब पहुंचते हुए। बाहर जॉम्बीज की एक होड़ बेमकसद सड़क पर चल रही है। थोड़ी देर बाद हमारा प्रोटैगनिस्ट और उसके दोनों जॉम्बी कंपेनियंस रास्ता साफ करने के लिए तैयार होते हैं। एक कमांड पर हमारा हीरो अपने दोनों बॉडीगार्ड्स को आगे भेजता है और वो तेज रफ्तार से निकल जाते हैं। रेड हेयर्ड जॉम्बी हमला लीड करता है। आंखें गुस्से से जल रही हैं। वो एक मॉन्स्टर के सिर पर पावरफुल पंच लगाता है। क्रीचर अपना मैसेकर जारी रखता है और आसानी से रास्ता साफ करता है, बाकी ज़ॉम्बीज को उड़ाते हुए। उसके चेहरे पर पूरा गुस्सा दिखता है, जैसे वो नॉन स्टॉप आगे बढ़ता रहता है। उनकी चार्ज सीधे उस फ्रूट शॉप की तरफ जाती है जहां दुश्मन छिपा है। फ्रूट शॉप के अंदर मंग जुनपंग उस तबाही के बीच बैठा है जो उसने खुद सर्वाइव करने के लिए मचाई। ज़ॉम्बी मैनेजर के बचे हुए हिस्से को एनालाइज कर रहा है। समझ नहीं आ रहा कि वो क्रीचर बॉडीज को क्यों मूव कर रहा था, बजाय बाकियों की तरह सीधे हमला करने के। तभी अचानक शॉप के मेटल दरवाजे पर जोरदार आवाजें सुनाई देती हैं। ब्लॉन्ड गाय तन जाता है और सोचता है कि इतने शोर के बावजूद फ्रंट डोर पर कौन नॉक कर रहा है। बहुत सावधानी से वो खिड़की पर जाता है और कर्टन की दरार से झांकता है। बाहर की सड़क एक सच्चे सेमेट्री में बदल चुकी है। उन सभी जॉम्बीज की बॉडीज बिखरी पड़ी हैं जिन पर हमला हुआ था। उसका एक साथी पूरी तरह शॉक्ड है और सोचता है कि क्या सच में सारे क्रिएचर्स हार गए। मंग जुम्पंग तब नोटिस करता है कि एक जॉम्बी अभी भी जिंदा है जो शीशे के दरवाजे पर मार रही है, लेकिन वो सिचुएशन के बारे में काफी कॉन्फिडेंट दिखता है। उसके चेहरे पर एक मैलिसियस मुस्कान आ जाती है, जैसे वो देखता रहता है कि क्या हो रहा है। बाहर हमारा प्रोटैगोनिस्ट एक्स हाथ में लेकर खड़ा है, पूरा गंदा, दिखाते हुए कि क्लीनअप का जिम्मेदार कौन है। ब्लॉन्ड गाय हमारे हीरो को पहचान कर डर जाता है और रियलाइज करता है कि यही वो था जो ज़ॉम्बीज कंट्रोल कर रहा था। सोचता है कि कहीं उसे देख तो नहीं लिया। मंगशू अफसोस करता है कि अनफॉर्चुनेटली उस जगह पर एक इंसान है जहां उसका एम्प्लॉई मारा गया, और सोचता है कि किसी इंसान पर ज़ॉम्बी के लिए हमला नहीं कर सकता। इसलिए वो शॉप के दरवाजे पर नॉक करता है और चिल्लाता है कि खोलो, कुछ जरूरी बात करनी है। मंग जुनपांग यह आवाज सुनकर हैरान होता है और रियलाइज करता है कि बाहर वाला इंसान है। एक साइकोटिक मुस्कान के साथ नतीजा निकालता है कि ओपोनेंट इंसान है, इसलिए अंत तक लड़ने के सिवाय कोई रास्ता नहीं। ब्लॉन्ड गाय शॉप का दरवाजा खोलता है और फेक मुस्कान के साथ हमारे हीरो से माफी मांगता है। कहता है कि मुश्किल वक्त है और थोड़ा टेंस्ड हो गया था। वो खुद को मंग जुनपांग के रूप में इंट्रोड्यूस करता है, वंसियांग इंटरनेशनल का डेप्यूटी मैनेजर, और प्रोटैगोनिस्ट का नाम पूछता है, फ्रेंडली दिखने की कोशिश करते हुए। हमारा हीरो तुरंत समझ जाता है कि यह बंदा एक जहरीला सांप है और ये सारी मीठी बातें बस एक ट्रैप हैं। फिर भी वो गेम खेलने का फैसला करता है और खुद को मंगशू के रूप में इंट्रोड्यूस करता है। ब्लॉन्ड गाय बहुत एक्साइटेड हो जाता है कि दोनों का लास्ट नेम एक ही है और मजाक करता है कि हो सकता है 500 साल पहले एक ही फैमिली से हों। मुस्कुराते हुए हमारा प्रोटैगनिस्ट इस आइडिया से अग्री करता है और कहता है कि यह काफी पॉसिबल है।
लेकिन अंदर से पहले ही सस्पिशियस है और अपनी रीड पीपल एबिलिटी यूज करके इस आदमी की सच्चाई जानने का फैसला करता है। सिस्टम स्क्रीन रिवील करती है कि मैंग जुनपैंग एक लेवल 3 कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव है और साथ ही एक साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब्ड किलर भी, जो 4 और लोगों को निपटाकर लेवल अप कर सकता है। वो उसे अंदर आकर बात करने का इनवाइट देता है, कहता है कि बाहर सेफ नहीं है। हमारा प्रोटैगनिस्ट इनविटेशन एक्सेप्ट करता है और शॉप में घुसता है, जबकि ब्लॉन्ड गाय मन में सोचता है कि ये तो बड़ा बेवकूफ निकला। लेकिन वो ये सोच पूरी कर पाता उससे पहले हमारा हीरो सरप्राइज किक मारकर पासा पलट देता है। वो ब्लो सीधे लगता है और मंग जुनपंग शॉप के अंदर उड़ जाता है। वो जमीन पर गिरता है, पूरी तरह स्टन्ड, समझ नहीं आ रहा कि वो कैसे धोखा खा गया। हमारा प्रोटोगोनिस्ट उसकी पीठ पर पांव रखकर उसे गुस्से से घूरता है और पूछता है कि उसने उसके एम्प्लॉई को निपटाने की हिम्मत कहां से पाई। सीन फ्रूट शॉप से दूर पान करती है, दिखाते हुए कि हमारे हीरो का बदला अभी शुरू ही हुआ है। एक गुस्से भरी नजर के साथ हमारा प्रोटोगोनिस्ट उस पर आरोप लगाता है कि उसने न सिर्फ फ्रूट शॉप के बूढ़े लू को, बल्कि गली में बाकी लोगों को भी निपटाया। मंग जुनपांग के सिर पर पांव रखकर उसे बोलने से रोकता है और उसे कंटेम्प्ट से घूरता है। फिर हमारा हीरो उसे एक पावरफुल किक मारता है और चिल्लाता है कि वो एक जानवर है जो मंग सरनेम रखने के लायक नहीं। जमीन पर पड़ा ब्लॉन्ड गाय जान की भीख मांगता है और कहता है कि वो बस खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था और स्लेव की तरह काम करने को तैयार है अगर उसे छोड़ दिया जाए। प्रोटैगनिस्ट एक्स हाथ में लेकर उसका सामना करता है और उसके राइट्स रिसाइट करता है जैसे कोई पुलिस ऑफिसर हो। वार्निंग देता है कि जो भी कहेगा वो उसके खिलाफ यूज होगा। एक शरारती मुस्कान के साथ हमारा हीरो सर्वाइवल का एक मौका ऑफर करता है और कहता है कि हर कोई गलतियां करता है। वहां से उसका एक ज़ॉम्बी एम्प्लॉई दरवाजे पर थ्रेटनिंग नजर के साथ प्रकट होता है। मंगशू फिर कहता है कि बिना शब्दों के सब समझ आ जाता है, जैसे वो क्रीचर उस घुटने टेके हुए आदमी के पास आता है। बदले को एक तरफ रखते हुए वो चाइवे को कॉल करता है और शॉप का फ्रूट इकट्ठा करना शुरू करने को कहता है। रेड हेयर्ड ज़ॉम्बी मंग जुनपंग को सिनिस्टर मुस्कान के साथ घूरता है, सबक सिखाने के लिए तैयार। इधर हमारा हीरो पहले से शॉप लूटना शुरू कर देता है और सेब का एक बॉक्स लेकर निकलता है। सिस्टम उसे वल्गर एटीट्यूड के लिए डांटता है और इन्फॉर्म करता है कि मंग जुनपांग की उसके साथ फेवरेबिलिटी अब -100 है। स्क्रीन आगे कहती है कि सिस्टम को उसकी मुसीबत में पड़ने की स्पीड पर शर्म आती है और जल्दी से जल्दी लीगल डिपार्टमेंट बनाने की रिकमेंडेशन देती है। हमारा प्रोटैगनिस्ट सिचुएशन रिफ्लेक्ट करता है और नतीजा निकालता है कि सच में लीगल डिपार्टमेंट चाहिए ताकि एम्प्लॉई इंसिडेंट्स का कॉम्पेंसेशन कम हो। तभी अचानक उसे ऊपर की फ्लोर पर लॉयर जांग वे याद आता है और रियलाइज करता है कि वो इस जॉब के लिए परफेक्ट कैंडिडेट है। वापस फ्रूट शॉप में हमारा प्रोटैगनिस्ट लूट ऑर्गेनाइज करता है और चाय वेई को कहता है कि फ्रूट के साथ छेड़छाड़ बंद करे, वो मिनरल वाटर कैरी करने की जिम्मेदार होगी। फिर वो रुककर उसे सीरियस एक्सप्रेशन से देखता है, जैसे उसने कुछ अलग नोटिस किया हो। वो औरत कंफ्यूज्ड नजर से उसकी तरफ मुड़ती है और तभी अचानक उसकी अपीयरेंस काफी प्रिटियर लगने लगती है, यहां तक कि उसके चारों तरफ गुलाबों का एक ग्लो दिखता है। हमारा हीरो हैरान होकर कमेंट करता है कि उसका चेहरा पहले से थोड़ा प्रिटियर हो गया लगता है। सिस्टम स्क्रीन आती है जो दिखाती है कि वो अब लेवल 1 ज़ॉम्बी क्लीनर है और प्रोटैगनिस्ट नतीजा निकालता है कि भले ही उसने कुछ नहीं किया, लेवल अप हमेशा अच्छा होता है। पीछे से रेड हेयर्ड ज़ॉम्बी दहाड़ता है और मंगशू आह भरते हुए कहता है कि लगता है डेप्यूटी मैनेजर मांग लड़ाई नहीं जीत पाए। थोड़ी देर बाद वो क्रीचर ब्लॉन्ड गाय को घसीटते हुए बाहर लाता है, जो अब ज़ॉम्बी भी बन चुका लगता है। सिस्टम दिखाता है कि उसकी हमारे हीरो के साथ फेवरेबिलिटी -100% है और मंगशू सोचता है कि क्या सच में इतना नफरत करना जरूरी है। इस सिचुएशन के सामने वो ऑफिशियली मंग झूंपंग को कंपनी का सिक्योरिटी डॉग नियुक्त करने का फैसला करता है, 8000 सैलरी के साथ, और सिस्टम एम्प्लॉयमेंट कंफर्म करता है। इसके साथ हमारा प्रोटैगनिस्ट नए एम्प्लॉई को पहला ऑर्डर देता है, ऊपर जाओ और जंगताओ की बॉडी किसी खाली जगह दफनाने के लिए ले जाओ। सब कुछ सेटल करने के बाद वो एक्स हाथ में लेकर ऑफिस वापस आता है। जीत के जोश के साथ जैसे ही वो घुसता है, एम्प्लॉयज उसे वेलकम करते हैं और शेंजाओ प्राउड मुस्कान के साथ बताती है कि उसके ऑर्डर के 200 चिकन स्ट्रिप्स तैयार हैं। वो औरत एक्सप्लेन करती है कि यह टीम एफर्ट था और पूछती है कि डिपार्टमेंट ने अच्छा किया या नहीं। हमारा हीरो थम्स अप देता है और कहता है कि उनका काम एक्सीलेंट था। जांग लुम्पिंग और शेंजो एक नोइंग नजर एक्सचेंज करते हैं, नई टीम डायनेमिक दिखाते हुए। शेंजो डायरेक्टर मंग को बताती है कि उन्होंने जांग ताओ के जाने के बारे में सुना और उनका दिल टूट गया। फिर ग्रुप की तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट प्रेजेंट करती है। वो छोटी लड़की फिर रंग बिरंगे पेपर क्रेन्स का एक गुच्छा दिखाती है जो उन्होंने ग्रैंडपा मैंग के लिए फोल्ड किए। हमारा प्रोटैगनिस्ट इस जेस्चर के लिए शुक्रिया करता है और कहता है कि जांग ताओ जरूर खुश होगा और उसने उसका बदला ले लिया है और सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के लिए एक नया एम्प्लॉई भी लाया है।
जांग लुम्पिंग की बीवी अपने पति की तारीफ करती है कि उसे एग्जैक्टली पता है कि बॉस को क्या पसंद है, और वो जवाब देता है कि यह आसान था, बस फ्लो के साथ चलता रहा। सीरियस एक्सप्रेशन के साथ वो अपने बॉस का बचाव करता है और कहता है कि डायरेक्टर मंग की सोच बस अपने वक्त से आगे है। हमारा हीरो फिर कहता है कि चूंकि सब इतने थॉटफुल हैं, उनके लिए एक नया टास्क है, नीचे जाकर वो वाटर और फ्रूट रिसोर्सेज लाएं जो लूटे हैं। वो सबको 5-5 फ्राइड चिकन स्ट्रिप्स डिस्ट्रीब्यूट करता है और वार्निंग देता है कि कॉस्ट सैलरी से काटी जाएगी। फिर प्रोटैगोनिस्ट शेंजाओ को साथ चलने को कॉल करता है बाकी चिकन स्ट्रिप्स लेने के लिए। हॉलवे में पहुंचकर वो औरत कुछ हेजिटेशन के साथ डायरेक्टर मंग को बुलाती है। वो उसका आर्म पकड़ लेती है, जिससे वो हैरान और कंफ्यूज्ड हो जाता है। हमारे हीरो की गंदगी से हाथ सना हुआ वो एक पल के लिए चुप रह जाती है। वो फिर उसे कहता है कि लॉयर जांग को कंपनी के नए लीगल डिपार्टमेंट के लिए हायर करने का एक सिंपल कॉन्ट्रैक्ट तैयार करे। वो औरत कंफ्यूज्ड होकर पूछती है कि क्या वो उसी लॉयर जांग की बात कर रहा है जो ज़ॉम्बी बन गया। हमारा प्रोटैगोनिस्ट मुस्कुराते हुए कंफर्म करता है और कहता है कि कंपनी ग्रो कर रही है और लीगल डिपार्टमेंट इंडिस्पेंसिबल है। वापस ऑफिस में शेंजाओ कंप्यूटर पर काम कर रही है, जबकि नया एम्प्लॉई कपल जगह साफ कर रहा है। वो कपल दूर से शेंजाओ को देखता है और वो औरत कमेंट करती है कि जब से वो गर्ल डायरेक्टर मंग के साथ ऊपर से वापस आई है, थोड़ी आउट ऑफ इट है। वो एम्प्लॉई हाल की यादों से ट्रॉमेटाइज्ड है। बॉस लीगल मैटर्स डिस्कस करते हुए, फ्राइड चिकन बेचते हुए और बड़े ही अनोखे तरीके से एम्प्लॉयीज को एजुकेट करते हुए हमारा प्रोटैगोनिस्ट तालियां बजाकर सबका ध्यान खींचता है और एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट के लिए तैयार होता है। मुस्कुराते हुए वो लीगल डिपार्टमेंट के नए हायर को इंट्रोड्यूस करता है, लॉयर जैंग, जो दरवाजे से डिस्गस्टेड नजर के साथ झांकता है। सिस्टम स्क्रीन डिटेल करती है कि नया एम्प्लॉई लेवल 1 ज़ॉम्बी और लेवल 4 लॉयर है और उसकी कंपनी में प्रेजेंस कॉम्पेंसेशन 5 गुना कम कर देती है। हमारा हीरो नए कोलीग्स को वेलकम करता है और कहता है कि वो मिलकर कंपनी को ग्रो करेंगे। ज़ॉम्बी लॉयर बस गुर्राकर जवाब देता है। मंगशू नई हायर से बहुत सेटिस्फाइड है और सोचता है कि लॉयर ने वॉलंटैरिली पे कट एक्सेप्ट किया और उसकी कॉम्पेंसेशन कम करने की एबिलिटी पूरी तरह वर्थ इट थी। वो फिर अनाउंस करता है कि कंपनी का अगला टास्क है अंडरग्राउंड गराज में जाकर शॉप से लूटा हुआ फ्रूट ट्रांसपोर्ट करना। सीन तब एक डार्क बर्बाद शहर की सड़क पर शिफ्ट होती है, एपोकलिप्स की तबाही दिखाते हुए। मलबे के बीच से एक बड़ी व्हाइट बस निकलती है, उसकी हेडलाइट्स रात के अंधेरे को चीरती हुई। बस के अंदर कई सर्वाइवर्स रो रहे हैं, जिन्हें हेविली आर्म्ड सोल्जर्स एस्कॉर्ट कर रहे हैं। एक सर्वाइवर, वुआन नाम का आदमी, राहत महसूस करता है कि आर्मी ने उसे रेस्क्यू किया और सोचता है कि वो रात अकेले सर्वाइव नहीं कर पाता। वो बाकी पैसेंजर्स को आह भरते हुए देखता है और सोचता है कि दुनिया रातों रात किस तरह लिविंग नाइटमेयर बन गई। तभी अचानक एक नौजवान उसके पास आता है और खुद को चेन बिन के रूप में इंट्रोड्यूस करता है, एक आर्किटेक्चर स्टूडेंट जो उसके लेक्चर्स में आया था। वो नौजवान मुस्कुराते हुए झुककर डीन वुआन को बताता है कि वो आस पास नहीं रहता। वुआन उससे हाथ मिलाता है, सिचुएशन से कंफ्यूज्ड। तभी अचानक उस नौजवान की आंखें लाल हो जाती हैं और एक सिनिस्टर मुस्कान के साथ रिवील करता है कि वो स्पेसिफिकली उसे ढूंढने आया था। सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ के साथ वो डीन को खींचता है जबकि वो मदद के लिए चिल्लाता है। एक सोल्जर चीखें सुनकर दौड़कर देखने आता है। वो नौजवान वुआन को धमकी देता है कि अगर वो नहीं गया तो दुनिया को प्यूरिफाई करने का ग्रैंड प्लान मुश्किल हो जाएगा, जिससे डीन पूरी तरह टेरिफाइड हो जाता है। सोल्जर पहुंचकर सस्पिशियस एक्सप्रेशन के साथ पूछता है कि उसने क्या कहा। 2 और सोल्जर्स आगे आते हैं और हस्तक्षेप के लिए तैयार होते हैं। बिना झिझके वो नौजवान एक सोल्जर पर क्विक और प्रिसाइज ब्लो से हमला करता है। दूसरा सोल्जर तुरंत रिएक्ट करके उस पर वेपन पॉइंट करता है। गनफायर के साथ सोल्जर उस नौजवान को रोकने की कोशिश करता है जो उसकी तरफ दौड़ रहा है। कई शॉट्स लगने के बाद भी वो नौजवान बिना स्लो हुए आगे बढ़ता रहता है। इंप्रेसिव एजिलिटी के साथ वो बस की सीट्स के ऊपर से छलांग लगाता है। बस ड्राइवर रियर व्यू मिरर में यह नजारा देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है। बिना वक्त गंवाए वो नौजवान व्हीकल के सामने पहुंचता है और ड्राइवर को धमकाता है। एक ही पंच से वो शीशा तोड़ देता है और ड्राइवर को सीधे हिट करता है। पंच के इंपैक्ट से विंडशील्ड टूट जाती है और ड्राइवर तुरंत बेहोश हो जाता है। वहां से बस कंट्रोल खो देती है और चेन बिन कूदकर बाहर निकल जाता है, जबकि सोल्जर्स उस पर वेपन्स अनलोड करते हैं। शॉट्स सीधे उस नौजवान को लगते हैं, लेकिन वो इंजरीज की बिल्कुल परवाह नहीं करता। अंदर एक सोल्जर व्हील संभालता है और बस को तेज टर्न करके रोकने की कोशिश करता है। थोड़ी देर बाद वही सोल्जर चलती बस से खुद को क्रैश से बचाने के लिए कूद जाता है। उस शार्प मनूवर से बस पलट जाती है और स्पार्क्स और धुएं के बीच सड़क पर स्लाइड करती है। मलबे के बीच से चेनबिन का हाथ उभरता है, दिखाते हुए कि वो क्रैश से बिना किसी प्रॉब्लम के बच गया। वो पलटी हुई बस के ऊपर चढ़ता है और शांत एक्सप्रेशन के साथ मुंह का कोना पोंछता है। एक सर्वाइविंग सोल्जर उठकर उस पर वेपन पॉइंट करता है,
लड़ाई जारी रखने के लिए तैयार। सोल्जर उसे एंटी सोशल एस्पर आइडेंटिफाई करता है और डिक्लेयर करता है कि उसे तुरंत डाउन करना होगा। फ्लैशबैक रिवील करता है कि उन्हें डायरेक्ट ऑर्डर्स मिले थे अपने सुपीरियर्स से, जो भी एंटी सोशल एस्पर्स मिले उन्हें न्यूट्रलाइज करो। ऑर्डर्स फॉलो करने के डिटर्मिनेशन के साथ सोल्जर चेन बिन पर फिर से फायर खोलता है। नई गनफायर से वो नौजवान आखिरकार बस के ऊपर से नीचे गिरता है। घावों से भरे और बहुत खून बहने के बावजूद चेन बिन उठने लगता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। सोल्जर पूरी तरह शॉक्ड है और यकीन नहीं कर पाता कि वो नौजवान अभी भी जिंदा है। वो नौजवान एक ब्रीफ केस को इम्प्रूव्ड शील्ड की तरह यूज करता है। जैसे ही और सोल्जर्स बैकअप के लिए आते हैं, मिलिट्री नॉन स्टॉप फायर करती रहती है, इस थ्रेट को हमेशा के लिए खत्म करने के डिटर्मिनेशन के साथ। यहां तक कि बुलेट्स उसके बॉडी को छेदती रहती हैं। चेन बिन की आंखें लाल हो जाती हैं और वो बिना कोई दर्द दिखाए आगे बढ़ता है। आखिरकार वो एक सोल्जर तक पहुंचता है जो उसे टेरर में मॉन्स्टर कहता है, और फिर वो उस पर बेरहमी से हमला करता है। जबकि यह केओस अनफोल्ड होता है, वुआन इस डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर बस के ऊपर चढ़ता है और भाग जाता है। प्योर टेरर के एक्सप्रेशन के साथ वो उस बैटल सीन को देखता है, पूरी तरह शॉक्ड। बिना एक पल सोचे वो व्हीकल के दूसरी तरफ कूदकर भाग जाता है। वहां से वो डार्क बर्बाद शहर की सड़कों पर दौड़ता है और रात में गायब हो जाता है। एक मिलिट्री कमांड सेंटर में एक ऑफिसर रिपोर्ट करता है कि रेस्क्यू मिशन फेल हो गया और वुआन का कोई पता नहीं। वो उन अटैकर्स के बारे में डिस्कस करना शुरू करते हैं जो खुद को होसेन कहते हैं। एक हाई रैंकिंग ऑफिसर कंसर्न नजर से रिवील करता है कि यह पहला अटैक नहीं है और सेफ जोन में डिसअपीयरेंसेस और ज़ॉम्बी इन्फिल्ट्रेशंस हो रही हैं। पता चलता है कि उन्होंने पहले से एक ऐसे इंडिविजुअल को कैप्चर किया था जिसने कहा कि ज़ॉम्बी क्राइसिस एक लॉर्ड की तरफ से टेस्ट है और उनका रिचुअल दूसरों की जानें लेना है। वो ऑफिसर इस इंफॉर्मेशन से एनरेज्ड होता है और टेबल पर मुक्का मार देता है। कहता है कि यह एक कल्ट है, वो इन लोगों की डेंजर रिफ्लेक्ट करता है, वो नॉर्मल लगते हैं, और याद करता है कि इनिशियल वायरस आउटब्रेक ने उनकी मिलिट्री फोर्सेस को बहुत कमजोर कर दिया था। इस गंभीर सिचुएशन के सामने वो कुछ सिटीज को छोड़ने और सेफ जोन की पेरीमीटर श्रिंक करने के लिए रिट्रीट करने का मुश्किल ऑर्डर देता है। एग्जॉस्टेड होकर वो चेयर पर पीछे झुकता है और आह भरते हुए नतीजा निकालता है कि अभी एक वक्त में एक ही प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। जैसे रात शहर पर उतरती है और आसमान में लाल चांद चमकता है, पीस एंड ऑर्डर कंपनी का काम अभी बहुत बाकी है। हमारा प्रोटैगनिस्ट काउच पर रिलैक्स कर रहा है, जबकि सिस्टम उसे बधाई देता है कि उसने एक और टास्क परफेक्ट रेटिंग के साथ कंप्लीट किया और ऑफिशियली उसे एक स्नैक स्टॉल का ओनर नाम देता है। एक थॉटफुल एयर के साथ वो रिफ्लेक्ट करता है कि चूंकि कस्टमर्स ने पॉजिटिव रिव्यूज दिए, अगली बार वो ज्यादा काइंड होगा और उन्हें सफर नहीं करने देगा। लेकिन उसकी काइंडनेस ज्यादा देर नहीं टिकती और गुस्से भरे एक्सप्रेशन के साथ वो एम्प्लॉइज पर चिल्लाता है, पूछता है कि पिछली बार फ्राइड चिकन बेचते वक्त बैड रिव्यू किसने दिया था। सीन नॉर्मल हो जाता है और शेंजाओ हमारे हीरो के पास आती है, जो अब सीरियस एक्सप्रेशन के साथ काउच पर बैठा है। वो शिकायत करता है कि बिल्डिंग के अंदर प्रोग्रेस नहीं हो रही और अभी और लॉयर्स चाहिए। वंसयंग इंटरनेशनल का प्रेसिडेंट कहीं नजर नहीं आता और नतीजा निकालता है कि फील्ड वर्क के लिए बाहर जाना होगा। शेंजाओ फील्ड वर्क वाली बात सुनती है और ब्लश करते हुए सोचती है कि डायरेक्टर मंग की इंटरेस्टेड नजर उसके लिए थी, और अपनी रिएक्शन नोटिस किए बिना सोचती है कि यह अप्रोप्रिएट है या नहीं। हमारा प्रोटैगनिस्ट उसे नाम लेकर बुलाता है और मिनट्स तैयार करने को कहता है, क्योंकि अगले दिन वो मिशन पर जाएगा। टीम को मोटिवेट करने के लिए सीन में एक ट्रे भरी हुई दिखती है सॉसेज स्क्यूअर्स से, जो मीटिंग के लिए तैयार हैं। कॉन्फ्रेंस रूम में वो एक ग्लोब की तरफ इशारा करता है और अनाउंस करता है कि कंपनी को इंटरनेशनलाइज करने के लिए चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच जॉइंट वर्क स्केड्यूल अडॉप्ट करेंगे। एक कॉन्फिडेंट मुस्कान के साथ वो नया वर्क स्केड्यूल डिटेल करता है। न्यूयॉर्क टाइम से सुबह 8 बजे शुरू और बीजिंग टाइम से शाम 5 बजे खत्म। शेंजाओ इस प्रपोजल से पूरी तरह शॉक्ड होती है और चिल्लाती है कि वो बहुत बड़ा कैपिटलिस्ट है। पूरी शांति के साथ हमारा हीरो प्रोटेस्ट इग्नोर करता है और डेमोक्रेटिक वोट मांगता है। जो अग्री हो हाथ उठाए और जो चुप रहें वो भी अग्री माने जाएंगे। वो औरत खड़ी होकर प्रोटेस्ट करती है कि यह फेयर नहीं है, क्योंकि 3 ह्यूमंस के अलावा बाकी सारे एम्प्लॉइज ज़ोंबीज हैं। एक मॉकिंग मुस्कान के साथ हमारा प्रोटैगनिस्ट उसे डांटता है कि वो गलत रास्ते पर जा रही है और उसे लेवल के 3 पर डिमोट कर देता है। पोजीशन बदलकर एक्टिंग टीम लीडर कर देता है। सैलरी रिडक्शन की कोई पॉसिबिलिटी नहीं। वो औरत इस फैसले से कंफ्यूज्ड होती है और वो एक्सप्लेन करता है कि उसे बिग पिक्चर देखना होगा। K2 डिपार्टमेंट में ट्रांसफर उसकी अपनी ग्रोथ के लिए है। आंखों में आंसू लेकर शेंजाओ रियलाइज करती है कि उसे मैनिपुलेट किया जा रहा है और खुद को पूरी तरह पावरलेस महसूस करती है। हमारा प्रोटैगनिस्ट मीटिंग जारी रखता है और अनाउंस करता है कि वो अगली सुबह निकलेगा। सिक्योरिटी चाइवे और लॉयर जांग हैंडल करेंगे,
जबकि बाकी सप्लाईज इकट्ठा करें। जांग लुम्पिंग की बीवी डायरेक्टर मंग की तारीफ करती है कि वो कितने मेटिकुलस हैं और उसका पति अग्री करता है कि जो कुछ वो कहते हैं वो प्योर विजडम है, सब कुछ लिख लेना चाहिए। शेंजो इस चापलूसी से डिस्गस्टेड होती है और दोनों को स्लेव्स कहती हैं। सेटिस्फाइड मुस्कान के साथ हमारा हीरो मीटिंग एडजर्न करता है और सबको वापस काम पर लगने को कहता है। जैसे ही बाकी सब जाते हैं, सिस्टम नोटिफाई करता है कि उसके पास डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए 14 एक्सपीरियंस पॉइंट्स हैं। बिना सोचे वो सारे पॉइंट्स अपने स्नैक स्टॉल ओनर प्रोफेशन में लगा देता है और लेवल 2 पर पहुंचता है। एजिलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन और स्पिरिट में बढ़ोतरी के साथ डेस्क पर बैठकर वो अपनी प्रोग्रेस से सेटिस्फाइड महसूस करता है और खुद को मोटिवेट करता है कि इवॉल्व करता रहे, भले ही यह और मुश्किल होता जा रहा है। अगली सुबह शहर में एक नया दिन शुरू होता है जो अब थोड़ा शांत लगता है। बिल्डिंग के बाहर हमारा प्रोटैगोनिस्ट अपनी लाल कार में फील्ड मिशन के लिए निकलने की तैयारी करता है। जैंग लुम्पिंग की बेटी आती है और उसे एक पेपर क्रेन देती है, सेफ ट्रिप की दुआ करते हुए। वो लड़की के सिर पर हाथ फेरता है और कहता है कि ग्रैंडपा मंग के जाते हुए खूब पढ़ना। तभी वो शेंजाओ की तरफ मुड़ता है और उसे नया ग्रुप एजुकेशन मैनेजर नियुक्त करता है, बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी के साथ। वो छोटी लड़की पूरी तरह कंफ्यूज्ड हो जाती है और सोचती है कि अपोकलिप्स के बीच में भी स्कूल क्यों जाना पड़ रहा है। मुस्कुराते हुए हमारा हीरो जवाब देता है कि जब तक यूनिवर्स एक्सप्लोड नहीं होता स्कूल बंद नहीं होगा। तो वो अलविदा कहता है और कार में बैठता है, जबकि एम्प्लॉयज उसे गुड ट्रिप की दुआ देते हैं। प्रोटैगोनिस्ट सड़कों पर तेजी से निकलता है और अपने प्लान के बारे में सोचता है, सेफ जोन चेक करना और कंपनी के लिए नए लॉयर्स इनवाइट करना। सेटिस्फाइड मुस्कान के साथ नतीजा निकालता है कि उसका प्लान परफेक्ट है और उसकी जीनियस के योग्य है। तभी अचानक कार जोरदार झटके से कांपती है और हमारा हीरो स्टार्टल्ड हो जाता है। समझ नहीं आता क्या हुआ। आगे देखता है तो एक आदमी सड़क के बीच में उसकी कार के ठीक सामने पड़ा है। वो आदमी उठता है और रिवील होता है कि वो लाल आंखों वाला ज़ॉम्बी है जिसके सीने पर एक लाइसेंस प्लेट चिपकी है। हमारा प्रोटैगोनिस्ट अनॉय होता है कि उसकी कार डैमेज हुई और वार्निंग देता है कि ज़ॉम्बी ने गलत रास्ता चुना। बिना वक्त गंवाए वो एक्सेलरेटर दबाता है, उस क्रीचर को खत्म करने के लिए तैयार। कार तेज रफ्तार से आगे बढ़ती है और मॉन्स्टर को पावरफुल इंपैक्ट के साथ सीधे हिट करती है। क्रैश से क्रीचर उड़ जाता है, लेकिन लगता है यह काफी नहीं था। हमारा हीरो रियर व्यू मिरर में देखता है और पाता है कि ज़ॉम्बी अभी भी नहीं गिरा, तो रीड पीपल एबिलिटी यूज करने का फैसला करता है। सिस्टम स्क्रीन आइडेंटिफाई करती है लेवल 1 कॉन्स्टिट्यूशन टाइप म्यूटेंट ज़ॉम्बी। एक्स हाथ में लेकर वो कार से निकलता है और सोचता है कि क्या म्यूटेंट ज़ॉम्बीज इतने कॉमन हो गए हैं। वो क्रीचर का सामना करता है और चिल्लाता है कि भाग जाए, क्योंकि वो अभी राइड शेयर रिक्वेस्ट्स नहीं ले रहा। बिना किसी हेजिटेशन के प्रोटैगोनिस्ट क्रीचर पर एक्स के साथ चार्ज करता है। वो मॉन्स्टर के खिलाफ ब्रूटल ब्लोज की सीक्वेंस डिलीवर करता है। एक आखिरी मूव के साथ वो क्रीचर को हमेशा के लिए खत्म कर देता है। फिर वो मॉन्स्टर के रिमेन्स के पास बैठकर प्रिटेंड करता है जैसे कॉल कर रहा हो। कहता है कि सिचुएशन इलीगल नहीं है और फोन काट रहा है। कार के बम्पर पर बैठकर वो लग रेंच उठाता है और म्यूटेंट ज़ॉम्बी को कहता है कि पैसे नहीं हैं तो क्रिस्टल से कॉम्पेंसेशन दे सकता है। तभी अचानक उसे एहसास होता है कि पीछे से कोई आ रहा है, एक ब्लू हेड ज़ॉम्बी जिसे हमारा हीरो जैंग शाक्यू के रूप में पहचानता है और कोइंसिडेंस पर कमेंट करता है कि फिर मिले। वो औरत इस ग्रीटिंग से कंफ्यूज्ड हो जाती है और बस गुर्राकर जवाब देती है। मुस्कुराते हुए वो उसे साथ काम करने का इनवाइट देता है, कहता है कि वो काफी प्रेजेंटेबल लगती है। हमारा प्रोटैगोनिस्ट फिर मॉन्स्टर के रिमेन्स की तरफ ध्यान देता है और कमेंट करता है कि इस क्रीचर का सिर पिछले वाले से बहुत हार्ड था। उस शेपलेस मैस के अंदर से वो एक येलो एवोल्यूशन क्रिस्टल निकालता है। सिस्टम इन्फॉर्म करता है कि यह कॉन्स्टिट्यूशन टाइप क्रिस्टल है और इसे खाने पर ज़ॉम्बी बनने का 70% चांस है। वो डिस्गस्टेड चेहरा बनाता है और कहता है कि इतने हाई रिस्क के साथ सिर्फ बेवकूफ ही ये खाएगा। सीन फिर दिखाता है हमारे प्रोटैगनिस्ट और जेंग शियाक्यू को कार के सामने खड़े हुए। वो औरत उसके हाथ में क्रिस्टल को प्योर डिजायर की नजर से देखती है। हमारा प्रोटैगनिस्ट फिर ग्रे आइड और रेड आइड ज़ॉम्बीज के बीच फर्क के बारे में सोचता है, लेकिन उसका ध्यान जल्दी अपने नए कंपेनियन की गंदगी पर जाता है। वहां से वो सिस्टम यूज करके मिनरल वाटर की एक बॉटल खरीदता है। फिंगर स्नैप करने पर वो ड्रिंक उसके हाथ में आ जाती है। एक चार्मिंग मुस्कान के साथ वो उस औरत के पास जाता है और उसका चेहरा साफ करना शुरू करता है। कहता है कि पीस एंड ऑर्डर के एम्प्लॉई के रूप में उसे अच्छी इमेज मेंटेन करनी होगी। केयरफुली वो क्लीन अप जारी रखता है, उसकी बाहों से गंदगी पोंछते हुए, एक ज्यादा शिवलरस साइड दिखाते हुए। क्लीन अप के बाद उसे रियलाइज होता है कि उसके कपड़े कंपनी में उसकी नई पोजीशन के लिए मैच नहीं करते और सजेस्ट करता है कि बदलने चाहिए। थोड़ी देर बाद हमारा हीरो फ्लस्टर्ड हो जाता है और कहता है कि वो एक जेंटलमैन है,
जबकि सिस्टम वार्निंग देता है कि बिना परमिशन के किसी लड़की के कपड़े उतारना हैरासमेंट है। इस इंटरप्शन से अनॉयड होकर वो सिस्टम से आर्ग्यू करता है, जो उसकी लॉजिक करेक्ट करते हुए कहता है कि साइलेंस मीन्स कंसेंट नहीं होता। प्रोटैगनिस्ट पूरी तरह कंफ्यूज्ड है और सोचता है कि अपने सबऑर्डिनेट को पर्सनली कपड़े पहनाने में कुछ गलत नहीं है। आर्ग्यूमेंट्स में और वक्त बर्बाद किए बिना वो पास की क्लोथिंग स्टोर की खिड़की तोड़ देता है। स्टोर के अंदर वो अपने नए एम्प्लॉई को नया आउटफिट चूज करने में मदद करता है। कहता है कि वो बड़ी कंपनी है और इमेज मेंटेन करनी होगी। वो औरत अब नए लुक और अलग हेयर स्टाइल के साथ बस गुर्राकर जवाब देती है। सिचुएशन समझ नहीं आ रहा। हमारा प्रोटोगोनिस्ट थॉटफुल हो जाता है और कहता है कि एक डिटेल भूल गया, साइज सही नहीं मिल रहे। तभी अचानक वो जेंटलमैन सीक्रेट अचीवमेंट अनलॉक करता है। 5000 कैश और आधा स्पिरिट पॉइंट मिलता है, लेकिन उसके विचार बाहर से मदद के लिए आती चीखों से टूट जाते हैं। खिड़की के रिफ्लेक्शन में देखते हुए कमेंट करता है कि शायद किसी और को बाइट कर लिया, सबको नहीं बचाया जा सकता। जेंग शियाक्यू बस रोल करते हुए अग्री करती है। दूसरी सोच के साथ वो कहता है कि पास में एक मेडिकल यूनिवर्सिटी है और वहां के स्टूडेंट्स यूजफुल हो सकते हैं, देखना चाहिए। फिर हमारा प्रोटोगोनिस्ट उन चीखों की दिशा में इशारा करता है जैसे ज़ॉम्बीज की एक हॉर्ड सड़क पर दौड़ती है। इसके साथ दोनों बर्बाद शहर की सड़कों पर उस आवाज की तरफ चलने लगते हैं। जैसे जैसे करीब पहुंचते हैं, उन्हें एक बड़े हॉल में सर्वाइवर्स का एक ग्रुप दिखता है जो ज़ॉम्बीज की भीड़ से घिरा हुआ है। दूर से हमारा हीरो नजारा ऑब्जर्व करता है और रियलाइज करता है कि एक सर्वाइवर पर ज़ॉम्बी ने नहीं बल्कि इंसान ने हमला किया था। नतीजा निकालता है कि ग्रुप में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है। सीरियस नजर के साथ वो नए कंपेनियन को कहता है कि उसके कमांड का इंतजार करे। बिना झिझके हमारा प्रोटोगोनिस्ट एक सर्वाइवर के पीछे चुपके से पहुंचता है जिसकी पीठ उसकी तरफ है। एक्स हाथ में लेकर वो तैयार होता है और पर्पल हेयर्ड गाय पर चार्ज करता है। वो उस आदमी की पीठ पर एक डायरेक्ट हिट डिलीवर करता है जो हमले को नोटिस भी नहीं करता। थोड़ी देर बाद हमारा हीरो लड़ाई में शामिल होता है और बाकी सर्वाइवर्स को ज़ॉम्बी हॉर्ड से निपटने में मदद करता है। थोड़ी देर में लड़ाई खत्म होती है और सर्वाइवर्स का ग्रुप हारे हुए क्रीचर्स की बॉडीज के बीच खड़ा होता है। एक आदमी पर्पल हेयर्ड लीडर से शिकायत करता है कि उसे बाइट हो गया और वो चोजन में से एक था। लीडर जवाब देता है कि यह बस यूजलेस लोगों को एलिमिनेट करने के लिए था। तभी अचानक लीडर हमारे प्रोटैगनिस्ट की प्रेजेंस नोटिस करता है जो शांति से एक स्क्यूअर खा रहा है। सिस्टम एक्टिवेट होता है और टारगेट्स को आइडेंटिफाई करता है, जेनेटिक एनहांसर्स और साइकोपैथिक किलर्स। और हमारा हीरो सोचता है कि यहां और कोई है क्या। एक फ्रेंडली मुस्कान के साथ वो कहता है कि घबराओ मत, वो भी चोजन में से है और लॉर्ड ने उसे भेजा है। साथ में 3 यूएन में सासेज स्क्वायर ऑफर करता है। पर्पल हेयर्ड लीडर आगे आता है और कहता है कि प्रोटैगनिस्ट चोजन जैसा नहीं लगता, लेकिन हमारा हीरो रिटोर्ट करता है कि लॉर्ड ने उसे एक पर्पस के साथ भेजा है। जवाब मिलने का वक्त दिए बिना ही हमारा प्रोटैगनिस्ट एक पावरफुल किक एनालाइज करता है और ग्रुप के एक दूसरे मेंबर को सीधे हिट करता है। लीडर पूरी तरह शॉक्ड होता है और चिल्लाता है। हमारे हीरो को बीस्ट कहता है और पूछता है कि उसने उसे क्यों निपटाया। खून से सने एक्स को हाथ में लिए हमारा प्रोटैगनिस्ट एक कॉन्फिडेंट मुस्कान के साथ जवाब देता है, ये बस लॉर्ड का अरेंजमेंट था।